सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। जी गुड मॉर्निंग सभी को। माला ठाकुर, निखिल, राजन, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिमालयास। एक सेकंड, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हिमालयाज स्टार्ट करने वाले हैं, हिम के आलय। ठीक है, हिम मतलब ये सब कुछ नहीं करेंगे हम लोग। देखो भाई, तो हिमालयाज के बारे में हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द फिजियोग्राफिक डिविजन्स है इंडिया का। भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है। भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब ये है कि भारत को, इंडिया में हमने डिफरेंट जो पूरी ज्योग्राफी है उसको टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांट रखा है। जिसमें कि सबसे पहले तो आते हैं आपके माउंटेन्स, जिनको नदर्न माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। ये हो गए आपके नदर्न माउंटेन्स, जिनको हम हिमालयास के नाम से जानते हैं। तो पहले कौन से हो गए, हिमालयास। ठीक। दूसरे अगर बात करें तो क्या आ जाएंगे, दूसरे जस्ट इसके नीचे। ठीक है, जस्ट इसके नीचे अगर हम बात करें तो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इसको हम किस नाम से जानते हैं, नॉर्थ इंडियन, यानी कि उत्तर के मैदान के नाम से जानते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी। तो इसको हम जानते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यानी कि उत्तर के मैदान हो गए ये। ठीक। उत्तर के मैदान के बाद अगर हम आएंगे तो साउथ में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक बड़ा सा ट्रायंगुलर इन्वर्टेड लैंड मास, और इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। तो इट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। देन 3 हो गए हमारे, मैंने कितने बताया, 6। जो आपका चौथा है वो यहाँ पे आप नोट करेंगे, ये जो पार्ट है ना, ये इनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलते हैं, तो इसको आप चौथा नोट करेंगे। ये आपका 4th फिजियोग्राफिक डिवीजन हो जाएगा, जिसको कि हम कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। ये कोस्टल प्लेन्स हो जाएंगे। देन आते हैं 5th फिजियोग्राफिक डिवीजन पे। तो 5th जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो हो जाएंगे आपके, ये पहले ऊपर ही हम देख लेते हैं। यहाँ पे हैं आपके अरावली माउंटेन रेंजेस। ठीक है, और इन अरावली माउंटेन रेंजेस के वेस्ट साइड में अगर हम बात करें, कहाँ पे, वेस्ट साइड में, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ये 5th फिजियोग्राफिक हमारा डिवीजन हो जाएगा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो ये 5th फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गया। एंड द लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स, कौन सा आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये जो कि आपका अरेबियन सी में स्थित है, अरब सागर में लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित आपके अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आते हैं। तो टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। भारत को हमने 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है, और उसमें से जो पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट इज हिमालयाज, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई कॉम्प्रोमाइज्ड विद माई स्लीप फॉर क्लास, ओके। ठीक है, सर आपकी वाइफ, अच्छा चलो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आज हम हिमालयास के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हिमालयास क्या है हमारे, एक टाइप ऑफ माउंटेन है। एक माउंटेन है, टाइप ऑफ माउंटेन क्या, एक माउंटेन है, एक पर्वत है। अब पर्वत जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। वो किस तरह से बने हैं उस बेसिस पे हम माउंटेन्स को मेनली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है फोल्ड माउंटेन, जिसको वलित पर्वत बोलते हैं। वलित पर्वत कैसे बनते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हल्का सा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो चल रहा है, जिसमें कि एक ये टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के पास आ रही है, यानी कि जब
एक कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। अब सोचिए अगर मैंने आपको ये सब ना पढ़ाया होता वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले, तो ये सब चीज़ें आपको कितनी दिक्कत करती हैं यहाँ पे ये समझने के लिए कि कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या होती है। फिर मैं आपको बताता कि जो डेंसर प्लेट होती है, जो भारी प्लेट होती है, वो नीचे सबडक्ट कर जाती है, धंस जाती है लाइटर प्लेट के नीचे। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को जल्दी से आप बताएंगे इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलोंग हमें देखने को मिलते हैं फोल्ड माउंटेन वलित पर्वत। तो जब ये एक दूसरे के पास में आते हैं तो एक जो पार्ट ऑफ लैंड होता है वो ऊपर उठ जाता है कंप्रेस होने की वजह से, दबने की वजह से, जिसको कि हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलोंग यहाँ पे बनता है ये सबडक्शन जोन। ये जो फोल्ड माउंटेन्स हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को बोलते हैं यंग यानी कि नवीन वलित पर्वत, और दूसरे को बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे क्या उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, अगर हाँ तो यंग, और अगर नहीं तो ओल्ड। अब हाइट किसी की बढ़ रही है घट रही है वो किस बेसिस पे, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो इसके बारे में भी हमें पता है। अंतर्जात और बहिर्जात बल, याद करिए एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो जो अंतर्जात बल होते हैं दैट इज जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को बढ़ाते हैं, ऊपर उठाते हैं, माउंटेन्स को और उनकी हाइट इंक्रीज करते हैं। एक्सोजेनिक एजेंट जो बहिर्जात बल होते हैं जिसमें कि हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे कि रिवर वाटर आता है, विंड आता है, ग्लेशियर आता है, ये सब क्या है, एक्सोजेनिक एजेंट्स हैं जो चीज़ों का इरोजन करते हैं, उनका क्षरण करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हाइट है, वो टोपोग्राफी है, वो रिड्यूस होती है, वो कम होती है। ये पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कि किस तरह से हमारी लाइफ में दो तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो अंदर से जो हमें मतलब जो हम खुद से इंस्टिंक्ट्स आते हैं कि भाई हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, तो वो एंडोजेनिक फोर्सेस से उनको आप कंपेयर कर सकते हो। एक्सोजेनिक जो बाहरी एजेंट हैं जो हमें पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हमारे फ्रेंड्स जो थोड़े टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं वो हो गए, तो ये क्या है, एक्सोजेनिक एजेंट्स हैं जो हमें हमारी लाइफ में ग्रोथ नहीं करने देना चाहते हैं। तो आप लाइफ में आपकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा कि एंडोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा हैं एक्सोजेनिक, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस हर जगह लग रहे हैं, मोस्टली हर जगह लग रहे हैं, बट कौन डोमिनेटिंग है वो डिसाइड करेगा कि वो चीज़ जो रिलीफ फीचर है, रिलीफ फीचर का मतलब राहत विशेषताएं, ज्योग्राफी में रिलीफ फीचर का मतलब माउंटेन, प्लेट्यू, ये सब होता है। तो यंग फोल्ड माउंटेन अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि उनकी हाइट बढ़ रही है, एंडोजेनिक फोर्सेस ज़्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे हिमालय, जिनके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, वो हिमालय यंग फोल्ड हैं। ऐसे ही वर्ल्ड की, पूरे विश्व की जो सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज माउंटेन रेंज, इन सब को लोकेट करेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड मैप वाली क्लास होगी वहाँ पे लोकेट करेंगे। अभी के लिए आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये। फिर अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, ये साउथ अमेरिका में है, ये जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, उसके वेस्टर्न साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर हम इसी तरह बात करें तो आल्प्स जो माउंटेन है ये कहाँ पे है, ये यूरोप में है। जो आल्प्स माउंटेन है वो भी आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की अगर बात करें तो इंडिया में ही आप ले लीजिए अरावलीज को, तो जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी रेड करके, तो इसी को अरावली बोलते हैं। इसके बारे में भी कल के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो अरावलीज हैं ये, तो अरावली हो गई हमारी ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब ये माना जाता है कि अरावलीज एक टाइम पे हिमालय से भी बहुत ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से हुआ ये कि यहाँ पे जो अरावलीज की हाइट है वो एक बहुत ही कम हाइट बची। इसीलिए हम बोलते हैं कि अरावली का बस रेसिड्यू बचा है, सिर्फ अवशेष बचा है, इसलिए इस तरह के माउंटेन्स को हम रेजिडुअल माउंटेन्स भी बोल देते हैं। तो रेजिडुअल अवशिष्ट जो पर्वत होते हैं वो कोई एक टाइप ऑफ पर्वत तो नहीं है, लेकिन हाँ फोल्ड माउंटेन के अंदर ही आते हैं। तो जब कोई माउंटेन बहुत ज़्यादा उस पर एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं तो उसकी हाइट बहुत कम बचती है, और जितनी बचती है उसी को उसका रेसिड्यू बोल देते हैं। तो इस तरह के माउंटेन्स को रेजिडुअल माउंटेन्स बोल देते हैं। क्लियर इतनी बात। इसी तरह हमारा यूराल माउंटेन रेंज है। यूराल कहाँ पे है, चाहें तो आप इसको जाके लोकेट करेंगे मैप पे, होमवर्क आपके लिए, बाकी तो हम लोग आखिरी में करेंगे इसको। तो यूराल है एशिया और यूरोप की बाउंड्री में, एशिया और यूरोप को, इन दोनों को अलग करता है। ऐसे ही है अपलेशन, ठीक है, कौन सा आपका माउंटेन रेंज है, अपलेशंस, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, अपलेशंस, APPLACHIANS,
अपलेशंस जो माउंटेन रेंज है ये भी ओल्ड फोल्ड है, और ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका में, जो यूएसए है, यूएसए उसके ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा अपलेशंस। तो अरावली, यूराल और अपलेशंस क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। हिमालय, एंडीज और आल्प जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है। तो फोल्ड माउंटेन कैसे बन रहे हैं, समझ में आती है बात, कि दो जब प्लेट आपस में मिल रही हैं वैसे। अब आते हैं ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, ठीक है। यूराल मैप देखने से और कन्फ्यूजन लगता है, कन्फ्यूजन नहीं लगेगा जब हम लोग देखेंगे। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, जिनको कि भ्रंश पर्वत के नाम से जानते हैं। ये तब बनते हैं व्हेन देयर इज़ अ वर्टिकल स्लिपेज। ये कब बनते हैं, जब कोई वर्टिकल स्लिपेज होता है। अब याद करिए, मैंने 3 तरह की आपको प्लेट मूवमेंट्स पढ़ाए थे कि भाई एक कॉन्वर्जेंट होता है जिसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं बिकॉज क्रस्ट डिस्ट्रक्ट होती है। एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पढ़ाई थी जिसमें नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। एक ट्रांसफॉर्म में क्या आ रहा होता है, साइडवेज या फिर लेटरल मूवमेंट हो रहा था, नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। तो वैसा ही मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ हॉरिजॉन्टल हो रहा था या वर्टिकल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो जब ऊपर नीचे इस तरह से मूवमेंट होगा तो जो पार्ट ऊपर उठ जाएगा उसको बोलेंगे हॉर्स्ट, और जो नीचे, अब एक पार्ट अगर ऊपर उठ गया तो साइड वाला ऐसा लगेगा कि भाई वो नीचे धंस गए, वो अपनी पोजीशन पे है लेकिन क्योंकि बीच वाला पार्ट उठ गया, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि बीच वाला वहीं पे है लेकिन नीचे साइड वाले धंस गए, नीचे गिर गए, तो ऐसा लगेगा बीच वाला उठा हुआ प्रतीत होगा। तो जो नीचे गिर गया गिरेबान, या फिर गिरेबान में झांक के देखो, हम इस तरह से बोलते हैं, टर्म यूज़ करते हैं। तो झांक के कहाँ देखते हो, नीचे तो देखोगे। तो ग्रेबन वो पार्ट है जो नीचे धंस गया, और हॉर्स्ट वो है जो उठा हुआ पार्ट है। अब जो हमेशा होता क्या ना, ये जो हॉर्स बना है यही ब्लॉक माउंटेन है, और ये जो ग्रेबन है ना इसी को रिफ्ट वैली बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो जहाँ ब्लॉक माउंटेन होगा वहाँ वैली होगी ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल जिससे आप तुरंत रिलेट कर सकते हैं, आप में से मैक्सिमम लोग, वैसे तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, कल पढ़ेंगे इसके बारे में भी, वो है विंध्या और सतपुरा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को तो ये बात ज़रूर पता होगी, नॉट ऑल, तो कुछ तो को पता होगी कि विंध्या और जो सतपुरा हैं इनके बीच में नर्मदा बहती है। ये विंध्या है, सतपुरा, इसके बीच में जो है नर्मदा इस तरह से बहती है, भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में, है ना। आप में से कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुना होगा इस बात को। तो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में बहती नर्मदा, विंध्या और सतपुरा के बीच में भ्रंश घाटी बन जाती है। और विंध्या और सतपुरा इसीलिए क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ये विंध्या और माउंटेन, जो सतपुरा माउंटेन रेंजेस है, ब्लॉक माउंटेन के प्रकार हैं। और अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड जाने तो जैसे कि अक्रॉस द वर्ल्ड में वॉस्जेस माउंटेन हो जाएगा, फ्रांस वाला, ठीक है, वॉस्जेस माउंटेन हो जाएगा, हर्ज माउंटेन हो जाएगा, ठीक है। वॉस्जेस कहाँ पे है, ये है फ्रांस में, ठीक है, वॉस्जेस माउंटेन है फ्रांस में, हर्ज माउंटेन है जर्मनी में। तो भैया अगर माउंटेन है तो वैली भी होगी, यस वैली भी है। जैसे कि जर्मनी में ही है आपकी राइन वैली, ठीक है, राइन वैली है। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली अगर हम बात करें तो ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये अफ्रीका में, ये भी आप होमवर्क आपके लिए मैप पे लोकेट करके देखिएगा, यहाँ पे है ये, ठीक है, रिफ्ट वैली ईस्टर्न साइड में। तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली है, फिर अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। अब ये माना जा रहा है कि जो रिफ्ट क्रिएट हुआ है ये धीरे धीरे और उधर की तरफ जा रहा है, यानी कि आज से मिलियंस ईयर्स के बाद ये हो सकता है पूरा ये वाला पार्ट अफ्रीका का अलग हो जाएगा इस वाले पार्ट से। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, किसने दी थी जरा बताएंगे, कि किस तरह से पूरा लैंड मास पहले एक साथ एग्जिस्ट किया करता था, फिर क्या हुआ 200 मिलियन साल पहले पैंजिया और पैंथलासा में चीज़ें टूट गई, है ना, मतलब सॉरी, पैंजिया आपका लैंडमास होता था, पैंथलासा आपका पानी हुआ करता था। जो पैंजिया था वो 200 साल पहले लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूट गया, और इस तरह से धीरे 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 हमारे ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अपने प्रेजेंट फॉर्म में निकल के आए, और अभी भी मूवमेंट हो रहा है। हाँ, उस रेट से नहीं हो रहा है जो आज से हम बोल सकते हैं कि 100 मिलियन या 200 मिलियन साल पहले हुआ होगा, स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा मूवमेंट तो आज भी हो रहा है प्लेट्स के बीच में, भले वो रेट ऑफ मूवमेंट स्लो हो, ठीक। तो ब्लॉक माउंटेन भी आप समझिए कैसे बनते हैं। और तीसरे टाइप के माउंटेन हैं ऐसे जो वोल्केनो की इरप्शन की वजह से बनते हैं। तो वोल्केनो में क्या निकलता है, तो वोल्केनो में इस तरह से गैस और डस्ट वगैरह तो निकलती ही है, इसके अलावा जो मेन चीज़ निकलती है वो क्या होता है, मैग्मा, जो सॉलिडिफाई होके ये क्या बन जाता है, लावा। और ये जो सॉलिडिफाई होके यहाँ पे इस तरह से बना, ये है माउंटेन, तो इसको बोल देते हैं वोल्केनिक माउंटेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है माउंट स्ट्रोम्बोली, इसको किस नाम से जानते हैं, माउंट स्ट्रोम्बोली का नाम हमने सुना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ वोल्केनो पढ़ाते वक्त,
ठीक है। और ज़रा बताएंगे कि कौन सा टाइप ऑफ वोल्केनो होता है जो खुद में ही कोलैप्स कर जाता है, बहुत ही एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, जैसे ये अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। शील्ड वोल्केनो का एक एग्जांपल कोट कर देंगे जो यूएसए में मैंने बताया था, तो माउंट स्ट्रोम्बोली हो गया आपका, माउंट कोटोपैक्सी हो गया, ठीक है, माउंट फुजियामा हो गया, ठीक है। इंडिया में अगर बात करेंगे तो बैरन और नारकोंडम हो गए, ठीक है, तो बैरन और नारकोंडम हो गए। तो ये सब जो माउंटेन बनते हैं, ये मैग्मा जब निकलता है तो वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसकी वजह से जो एक स्टीप बन जाता है, स्टीप सी बन जाती है ऐसे साइड में, तो उसी को बोल देते हैं कि हम वो माउंटेन बन गया, ठीक है। जैसे कि, और ये तभी बनता है यूजुअली जब वोल्केनो जो निकल रहा है वो गाढ़ा हो, विस्कस हो। जैसे कि हमें पता है शील्ड वोल्केनो हो गया, हमें पता हो गया फ्लड बसाल्ट प्रोविंस हो गया, उसमें बहुत ही लिक्विड टाइप ऑफ लावा निकलता है, बिल्कुल ही विस्कस नहीं होता, गाढ़ा नहीं होता है। तो इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा स्टीप वॉल नहीं बनती, तो बहुत ज़्यादा चांसेस कम रहते हैं कि कोई ऐसा माउंटेन टाइप बने उसमें, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा था आपसे, एक तो शील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल पूछा था, शील्ड का तो ये हवाई हो जाएगा, हवाई, ठीक है, यूएसए का जो पार्ट है। और कैल्डेरा होता है जो सबसे एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, खुद में ही कोलैप्स कर जाता है, और सबसे गाढ़ा लावा निकलता है कंपोजिट से, ठीक है, कंपोजिट वोल्केनो से। तो माउंट स्ट्रोम्बोली को हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से जानते हैं, और यूरोप में देखने को मिलेगा ये, ठीक है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। कोटोपैक्सी कहाँ है? माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वेडोर में है। और सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है? फुजियामा तो जापान में हो जाएगा, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसमें लोकेटेड है। बैरन और नारकोंडम हमारे अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में लोकेटेड है। इसके बारे में हम लोग आई थिंक परसों या फिर उसके अगले वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। और सबसे हाईएस्ट अगर बात करेंगे तो ये है आपका ओजस डेल सलाडो, ठीक है, ओजस डेल सलाडो। कहाँ पे है ये? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, साउथ अमेरिका में, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको माउंटेन क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। क्लियर है तो जल्दी से बताइए, कंफर्म करिए एक बार कि हाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। यस, प्लेट टेक्टोनिक, बिल्कुल। आई सुंदरम ने बहुत सही लिखा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैकेंजी और पार्कर ने दिया था, बिल्कुल। ये चीज़ें आप ऐड करते रहा करो, इससे आप ही का रिविजन होगा, ठीक है। आप ऐड करते रहा करें सभी लोग। हेलो सर, एक रिक्वेस्ट, आप ये टॉपिक हिंदी में लिखा करो भाई। थोड़ा भी यहाँ पे मैं कोशिश तो करता हूँ कि जितना भी चीज़ें मैं हिंदी में भी लेके चलूँ, लेकिन थोड़ा सा वो भी रखा करो, है ना। अल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यस। बुक जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी, ऑल राइट, ऑल क्लियर, ओके, ठीक है। अभी आते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय किस तरह से बने? तो भाई देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया, पूरा आपको पता है कि लैंड मास एक साथ हुआ करता था, पैंजिया बोलते थे उसको, और पूरा पानी एक साथ हुआ करता था, उसको पैंथलासा बोलते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, वैसे हम बगल में बैठे थे यहीं पे, तो हमने देखा कि यही ज़्यादा नहीं, बस लगभग 200 मिलियन साल पुरानी बात होगी, टूट गया। लॉरेशिया ऊपर वाला, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अब इंडिया जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड का था। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पास में एग्जिस्ट करता था आज से बहुत साल पहले, बहुत का मतलब आप समझ लो कि 100 मिलियन साल पहले। तो फिर लगभग हुआ क्या कि यहीं पे बैठे हुए थे बगल में ही, यहीं पे तो कुर्सी डाल के, तो यहीं पे तुमने देखा कि इंडिया ऊपर की तरफ मूव करने लगा, ऐसे धीरे 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 धीरे। ये ज़्यादा नहीं, कुछ ऐसे 70 मिलियन साल पहले की बात होगी, 70-80 मिलियन साल पहले की। और यहाँ पे आपकी थी, मतलब इंडियन प्लेट को लगा कि भाई ऊपर चलते हैं, मज़ा नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? ये वाली, ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी है? इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट धीरे 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 धीरे, अभी वो तो आपको इतने एकदम से नज़र आ रहा है कि अच्छा जाके टकरा गई, बिल्कुल टकराई, लेकिन बड़े धीमे 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 जो है आप ये समझ लो कि 14 सेंटीमीटर की रेट में मूवमेंट हो रहा था पर ईयर, 14 सेंटीमीटर पर ईयर। फिर धीरे धीरे वो कम हुआ, और आज किस रेट में मूवमेंट हो रहा है? 1 सेंटीमीटर पर ईयर या फिर 2 सेंटीमीटर रफली पर ईयर का मूवमेंट हो रहा है। यानी कि रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट पहले बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से ये यहाँ पे पहुँच पाया। और ये भी नहीं कि कोई 100-200 साल में पहुँच गया, करोड़ों साल लगे हैं, लाखों करोड़ों साल लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यूरेशियन प्लेट से टकराया, आप देख पा रहे हैं इंडियन प्लेट का ड्रिफ्ट, अपवर्ड ड्रिफ्ट हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकराया, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया? हिमालय का फॉर्मेशन हो गया एट द बाउंड्री ऑफ दिस प्लेट। ये बीच में जो आप सी देख रहे हो, सागर, इसी को बोलते हैं टेथीज सी, टेथीज सागर। क्लियर है इतनी चीज़? तो जब ये दोनों टकराए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टेथीज सी,
तो टेथीस सी क्या है, एक जियोसिंक्लाइन है। जियोसिंक्लाइन का मतलब है कि एक गड्ढा, एक वैली सी है, और वही जियोसिंक्लाइन के बीच में ही किसका फॉर्मेशन हुआ, यहीं पे फॉर्मेशन होता है हमारे हिमालयाज़ का। अब जब मैं बोलता हूँ हिमालयाज़ का फॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं कि बस धम्म से धम्म लड़ा और बस माउंटेन बन गया, वाह, ऐसा नहीं हुआ। सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस बनी। क्या बनी? सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस बनी। सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है? माउंटेन रेंज का मतलब होता है पहाड़ों की श्रृंखला। ऐसे बहुत सारी पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं, तो पूरी श्रृंखला बन गई, इसी को बोल देते हैं माउंटेन रेंज, सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज। तो जब ये आपस में टकराए तो पहले तो टेथीज सी, जो टेथीज सागर था, उसका जो सेडिमेंट वगैरह है वो सब यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। सबसे ऊपर तो सबसे पहले वही डिपॉजिट हो गया, इसको बोल दिया ट्रांस हिमालय। क्या बोल दिया इसको? ट्रांस हिमालय। सबसे पहले जो टेथीस सी के जो सेडिमेंट वगैरह थे वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। उसके बाद ये जब दोनों प्लेट मिली तो मैंने तुम्हें बताया कंप्रेशन होगा, यानी कि दबेंगे एक दूसरे से। या फिर तुम अगर ना भी रिलेट कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तो अब इमेजिन कर पाओगे। ये पेपर लो तुम A4 साइज़ का, इसको यहाँ से और यहाँ दोनों साइड से एट द सेम टाइम प्रेस करो तो क्या होगा? ये पेपर ऐसे उठ जाएगा, ऐसे करके ऐसा ही तो होगा, पेपर उठ जाएगा ना बीच से। तो बस वैसा ही हुआ है, जब दोनों साइड से कंप्रेशन होगा तो एक लैंड मास जो है वो उठ जाएगा, और वो उठा हुआ भाग जो है क्या बना? ये बना आपका यहाँ पे ग्रेट हिमालय। ठीक है, हो सकता है थोड़ा नीचे तक जाएगा, बिकॉज मुझे आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके ड्रॉ करके दिखाना है, सो दैट आप प्रॉपर यहाँ पे समझ सकें। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको पतला बनाए तो ये है आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू ले लीजिए। फिर और कंप्रेशन हुआ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बस लड़े एक दूसरे से बस ख़त्म। मैंने बोला आज भी ये कंप्रेशन जारी है, उस रेट से नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी जारी है। फिर और कंप्रेशन हुआ तो एक और रेंज निकल के आई यहाँ पे सामने। ठीक है, इसको बोले लेसर हिमालय, इसको बोले लेसर हिमालय। और एक और यहाँ पे निकल के आई और उसको हम बोले क्या? उसको हम बोले शिवालिक। इस तरह से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, उसके पीछे का भी कारण है, वो भी आपको समझ में आएगा। इसको बोले शिवालिक। तो समझ में आई बात कि जब दोनों टकराई प्लेटें तो टेथीस सी के सेडिमेंट से डिपोजिशन हो गया, उससे बन गया ट्रांस हिमालय। उसके नीचे सबसे पहले बना ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय, और देन बना शिवालिक। ठीक, अब सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। तो ये थोड़ा सा मैप पे आप देख लो, जो मैंने बनाया था वो आपने देख लिया, और जो यहाँ पे फ़ोटो मैंने ली है वो आप देख लो फ़ोटो। ठीक है, ये आपका जो पहला वाला रेंज है ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये दूसरा वाला ग्रेट हिमालय हो गया, ये लेसर हिमालय हो गया, और ये शिवालिक हो गया। क्लियर इतनी बात सभी को? अब हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई ट्रांस हिमालय के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ठीक, एवरेज हाइट चेंजेस बिल्कुल अभी बता रहे हैं सब कुछ। ठीक है, एवरेज हाइट और वो सारी चीज़ें। हाँ, विच प्लेट इज़ हाईएस्ट, अब मतलब भारी कौन सी, अब यही पूछ रहे होंगे। पता है यहाँ पे ऐसा केस हुआ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में कि दोनों ही प्लेट जो है हमारी थोड़ी सी ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी की है, और वो इतनी बॉयंट हैं कि आपस में सबडक्शन जोन उतना प्रॉपर क्रिएट नहीं हुआ। और क्योंकि सबडक्शन जोन प्रॉपर क्रिएट नहीं हुआ तो इसी वजह से यहाँ पे आपको कोई आसपास वोल्केनो देखने को नहीं मिलेगा। बताया तो आपको यही थे हम कि जब क्रस्ट दो आपकी प्लेट टकराती हैं तो एक धंसती है, जब धंसती है तो वो नीचे जाती है, वो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, पिघल जाता है स्टेनोस्फेयर में। जब पिघल जाता है तो पिघल के क्या बनेगा? और ज़्यादा स्टेनोस्फेयर बनेगा, तो कहीं क्रैक से बाहर निकलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लेट ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी की हैं तो बहुत ज़्यादा सबडक्शन हुआ नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनो नहीं देखने को मिला। वोल्केनो तो नहीं देखने को मिला, लेकिन क्योंकि ये प्लेट बाउंड्री है इसलिए यहाँ पे आपको टेक्टोनिक एक्टिविटी मींस अर्थक्वेक देखने को मिलता रहता है। मैंने आपको पढ़ाया था अर्थक्वेक के समय में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ये जो आता है जोन 4 में आता है, याद आ रहा है आपको? जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, सॉरी। तो जोन 5 मैंने आपको बताया था ये आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीस्मिक एक्टिविटी के लिए प्रोन है। ये आपका जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक के लिए प्रोन है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है ये। अच्छा, एक स्टूडेंट का जब मैंने कल क्लास ख़त्म कर दी तब डाउट आया था, मुझे बाद में देखा जब मैंने एंड स्ट्रीम कर दिया, वो डाउट ये था कि सर सीस्मोग्राम और सीस्मोग्राफ के बीच में क्या अंतर होता है? सीस्मोग्राफ जो होता है ना वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो सीस्मिक वेव्स को, अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करता है, और जो सीस्मोग्राम है वो रिकॉर्ड एक तरह से जो तैयार हुआ, एक ग्राफ जो बनाया हमने
उन वेव्स को प्लॉट करके ग्राफ में, तो वो रिकॉर्ड कहलाता है सीस्मोग्राम। ठीक है, तो सीस्मोग्राफ और सीस्मोग्राम में ये आपको अंतर पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है वो 3 रेंजेस से बना हुआ है, यानी 3 पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं उनको ही मिला के हम बोल देते हैं कि ये है ट्रांस हिमालय। वो कौन कौन सी हैं ऐसे समझ लो, जैसे यहाँ पे इस तरह से है ये। ठीक है, तो ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जंस्कार है। इन तीनों को मिला के ही बोल देते हैं ट्रांस हिमालय। क्या है ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जंस्कार। कहीं कहीं जंस्कार, कहीं कहीं जस्कार लिखा हुआ है। ठीक है, तो जंस्कार यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप पे, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें यहाँ पे, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जस्कार है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ यहाँ पे बना के आपको दिखा दी है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। क्या सवाल बन सकता है यहाँ से? तो जो काराकोरम है ना, इसमें वर्ल्ड की पहली बात तो सेकेंड हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। और वो कौन सी है? वो है आपकी K2। ठीक है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, बिकॉज गॉडविन ऑस्टिन करके एक थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था एक तरह से। ठीक है, उसको मतलब इसमें चढ़ाई करी थी, तो उन्होंने इसको उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया K2 का नाम, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट कितनी है K2 की? 8611 मीटर, ये इसकी हाइट है। जो काराकोरम है ये होस्ट करता है वर्ल्ड के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स को, वन ऑफ द वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स को। अब है क्या ना, जो भी विश्व के सबसे लंबे लंबे हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं, वो आपको पोलर एरियाज़ में देखने को मिलेंगे, यानी कि आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक के पास में, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास। लेकिन अगर उनको छोड़ दें हम, उनको छोड़ दें मतलब पोलर एरियाज़ के अलावा अगर हम लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स की बात करेंगे, तो उसमें सेकेंड लॉन्गेस्ट जो ग्लेशियर आता है ना, वो है सियाचिन। क्या आपको ये बात पता है? सियाचिन इज़ वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। ऐसे ही आपका है बाइफो, ये थर्ड लॉन्गेस्ट है, मतलब थर्ड लॉन्गेस्ट है नॉन पोलर एरियाज में सबसे ग्लेशियर। हेस्पर, बाल्टोरो, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर सियाचिन वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट है नॉन पोलर ग्लेशियर, तो लॉन्गेस्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर, तो ये है आपका फेडचेनको। फेडचेनको ये भी पास में ही मौजूद है, फेडचेनको ग्लेशियर भी। ये पड़ता है ताजिकिस्तान में। कहाँ है? ताजिकिस्तान में पड़ता है ये फेडचेनको। सियाचिन है सेकेंड लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट, ध्यान रहेगा ना। सेकेंड लॉन्गेस्ट क्या? सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर। और अगर हम वैसे ओवरऑल बात कर लें कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, पोलर और नॉन पोलर हटा दो, बस ऐसे ही ओवरऑल पूरे अर्थ में लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, तो ये है आपका लैम्फर्ट। ठीक है, लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये कहाँ पड़ता है? ये अंटार्कटिका में पड़ता है। अब अंटार्कटिका क्योंकि पोलर एरियाज है ना, पोलर है ना, तो इसलिए नॉन पोलर एरियाज की जब बात करते हैं तो फेडचेनको है, जो कि ताजिकिस्तान में सेकंड है। 19 सियाचिन। अब सियाचिन आपको पता है यहाँ पे लोकेटेड है, बहुत ही क्रूशियल पोजीशन पे, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों के बीच में है। वैसे तो ये पूरा हमारा इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन आपको पता है ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, और ये अक्साइचिन एरिया जिसको कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। कल पढ़ा था ये हम लोगों ने। अब सियाचिन जो है 1984 में, 1984 में यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत। क्यों? क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है पूरे वर्ल्ड की। इट इज़ दी हाईएस्ट बैटल फील्ड, पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड। तो यहाँ पे एक जनरल एक हम बोल सकते हैं कि एक, ठीक है, अब अडॉप्ट कर लिया गया था इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। दोनों ने मान लिया था कि ठीक है, हम दोनों लोगों का बहुत खर्चा होता है यहाँ पे ऊपर, क्योंकि करोड़ों रुपए आप ये समझ लो कि एक सैनिक पे खर्च होते हैं। तो दोनों लोग के खर्च होते हैं, तो दोनों लोग यहाँ से हट जाते हैं और कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की नीयत तो आपको पता ही है। ठीक है, पाकिस्तान की आपको नीयत पता ही है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पे चढ़ाई कर दी, और जब चढ़ाई कर दी तो फिर इंडियंस ने 1984 में यहाँ पे ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट करके यहाँ से इनको भगाया। यहीं पे आपकी लाइन ऑफ, ये जो है ये कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ कंट्रोल है ये। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को? तो ये हमारा सारी चीज़ें ट्रांस हिमालय के बारे में। और अगर इसके ऑल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो आप ये समझ लो इसका ऑल्टीट्यूड है लगभग 5700 मीटर। इतना इस ऑल्टीट्यूड पे हमारे जो सैनिक हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर। और यहाँ पे जो नोटेड है ये आप देख पा रहे होंगे, पामीर नोट। ये क्या चीज़ है? इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी कभी कभी जानते हैं।
अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो तिब्बतन प्लेट्यू सुना है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। दोनों को बोलते हैं, पामीर नॉट को भी बोलते हैं और जो तिब्बत का पठार है इसको भी पामीर नॉट। तिब्बत का जो पठार है ना तिब्बत प्लेट्यू, ये भी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से ही बना था। क्योंकि जब दोनों टकराए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, ठीक है। अभी तो कोई वोल्केनो आसपास नहीं है, लेकिन उस समय जब टकराए थे तो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, उसकी वजह से तिब्बत प्लेट्यू यहाँ पे बना। उसी वजह से जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे वो भी बना। तो पामीर नॉट रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, ये कुनलुन है, ऐसे और भी हैं जैसे कि तियान शाह है, ठीक है, तियान शान है, और आपका काराकोरम ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, काराकोरम हो गया। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब यहाँ पे ऐसा लगता है रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हो, सब यहीं से निकल रहे हो। तो इसका एलिवेशन जो जनरल एलिवेशन है, ऊंचाई है, ऑल्टीट्यूड है, वो इसके आसपास के इलाकों से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इसको विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं। नॉट मतलब गांठ, गांठ की तरह नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ से हिंदू कुश निकल रही है, कुनलुन निकल रही है, काराकोरम नीचे निकल रही है, तियान शाह निकल रही है, तो ये सब निकल रही हैं, इसलिए इसको हम पामीर नॉट रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। काराकोरम वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, और इसमें आपके वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, सियाचिन, बाइफो, हिस्पर एंड बाल्टोरो। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट हिमालयस देखते हैं। इनको हम महान हिमालय बोलते हैं हिंदी में, और इन्हीं को ही हम जानते हैं कुछ अन्य नामों से, जैसे कि इनर हिमालय, ठीक है, इनर हिमालयास, या फिर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं इनको, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। अब ग्रेट हिमालय सबसे पहले बने होंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, उससे पहले ट्रांस हिमालय बने होंगे। ट्रांस हिमालय को एक्चुअल में हम हिमालय का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, हमने नाम लगा दिया हिमालय क्योंकि थोड़े से अलग तरह से ये बने हैं। टेथीस सी के जो सेडिमेंट्स थे, जो अवशेष थे, उसके डिपोजिशन की वजह से, उसके इकट्ठा होने की वजह से ये बने ट्रांस हिमालय। ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक जो है, जो लैंड का पार्ट जो उठा है ऊपर, उसकी वजह से बने। तो ग्रेट हिमालय को इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं हाईएस्ट पीक्स की बात करूं तो सबसे वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा, माउंट एवरेस्ट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। किसका पार्ट है वो? ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। 8848 मीटर इसकी हाइट है। इसको अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट तो जैसे हम बोलते हैं, लेकिन नेपाल और जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, जो चाइना वगैरह, वहाँ पे इसको हम अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम नेपाल में बात करें तो इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है, सागर माथा। और चाइना में बात करें तो चोमू लुंगमा के नाम से जानते हैं, ठीक है, चाइना में इसको जानते हैं, या फिर तिब्बत में जानते हैं चोमो लुंगमा, ठीक है, चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं इसको। तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा है इंडिया की हाईएस्ट पीक। इसकी हाइट है 8586 कहीं तुम्हें देखने को मिलेगी, और कहीं 8598 भी देखने को मिलेगी। ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वो भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, सिक्किम में सिचुएटेड है। कहाँ पे है ये सिक्किम में लोकेटेड है, भारत के सिक्किम और जो तिब्बत बॉर्डर है वहाँ पे कंचनजंगा हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये लॉत्से, माउंट लॉत्से जो तिब्बत में है, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये तिब्बत में। इसकी हाइट की अगर बात करें तो 8516 मीटर है, ये तिब्बत में लोकेटेड है। ये वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है। देखिए, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट पीक है ये जो मैंने लिखा था K2, ठीक है, वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट पीक जो ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है। देन वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट पीक है माउंट लॉत्से। इसके बाद आ जाता है आपका धौलागिरी। ध्यान रखिएगा, ये धौलाधर नहीं है, धौलाधर अलग चीज़ होती है, मैं आपको बताऊंगा। धौलागिरी हो गया, माउंट आपका मकालू हो गया, ठीक है, माउंट मकालू हो गया। ये दोनों ही कहाँ पे हैं? माउंट एवरेस्ट जैसे नेपाल में है ना, नेपाल में, मतलब नेपाल के अलावा तिब्बत वगैरह में थोड़ा पार्ट है, लेकिन मेनली ये कहाँ पे? नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। धौलागिरी की अगर बात करेंगे, और धौलागिरी जो आपका सिचुएटेड है, धौलागिरी और माउंट मकालू दोनों ही नेपाल में है। दोनों ही क्या, एक और नोट कर लीजिए, जो अन्नपूर्णा है, ठीक है, अन्नपूर्णा वो भी आपकी लोकेटेड है नेपाल में। धौलागिरी की अगर हाइट की बात करें, कभी कभी हाइट पूछ लेता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसकी हाइट है 8167 मीटर।
माउंट मकालू की अगर बात करेंगे यानी कि धौलागिरी से ऊंचा होगा 8481 मीटर। अन्नपूर्णा की अगर बात करेंगे तो 8078 मीटर। इसी में ही सिचुएटेड है उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक और वो है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी है आपकी कहाँ पे, नंदा देवी ले लो और आपका क्या है वो कामेत। ठीक है, कामेत। तो ये दोनों कहाँ पे हैं, ये यूके दैट इज़ उत्तराखंड में। नंदा देवी की हाइट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है 7816 मीटर। यूके की हाईएस्ट पीक है ये, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ये जो नंदा देवी है। क्लियर उतनी चीज़ हो गई। ग्रेट हिमालय में आपको वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलेंगी। ग्रेट हिमालय जो है जिसको हम इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं, इसका जो कोर है वो ग्रेनिटिक रॉक का बना हुआ है। किस रॉक का बना हुआ है, ग्रेनिटिक रॉक का बना हुआ है। ग्रेनाइट किस तरह की रॉक होती है जरा आप कमेंट में बताएंगे। एंड ये एसिमेट्रिकल इसमें फोल्डिंग देखने को मिलेगी। एसिमेट्रिकल नेचर का है, फिर एसिमेट्रिकल फोल्डिंग देखने को मिलेगी। मतलब ये है कि जैसा यहाँ पे एक साइड में है वैसा दूसरे साइड में हमें देखने को फोल्डिंग नहीं मिलेगी, तो इसको एसिमेट्रिकल फोल्डिंग बोलते हैं। ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक रन करता है, तो जैसे ग्रेट हिमालय जैसे यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे देखिए आप, तो ग्रेट हिमालय एक्चुअल में यहाँ से रन करता है। तो ये इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ग्रेट हिमालय का, उसको बोलते हैं नंगा पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ। ठीक है, नंगा पर्वत इज़ दी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट जो है इसका पीक हम बोल सकते हैं वो कौन सा है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो कि आपको JNK में देखने को मिलेगा। और अगर हम ईस्टर्न मोस्ट बात करें तो ये अरुणाचल तक जाता है। ठीक है, अरुणाचल तक जाएगा और अरुणाचल में है आपका नामचा बरवा। अब नामचा बरवा में क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम अरुणाचल हिमालय, जब रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे नामचा बरवा से एकदम ये नीचे चला जाता है ये ग्रेट हिमालय। सिंटैक्सियल बेंडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटैक्सियल बेंडिंग, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे सिंटैक्सियल बेंडिंग कैसे होती है, क्यों होती है, क्या होता है ये। ठीक है, तो नामचा बरवा में ही क्या हो जाती है, सिंटैक्सियल बेंडिंग हो जाती है हिमालयाज़ की। क्लियर इतनी चीज़। और ग्रेट हिमालय के बारे में अगर और बात हम करें तो ग्रेट हिमालय की जो एवरेज हाइट है, जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 6000 मीटर है। देखिए यहाँ पे पीक्स तो आपको 8000 मीटर की भी देखने को मिल रही है, लेकिन एवरेज आपको पता है ना ज़्यादा ना हम टॉप लेते हैं ना लोएस्ट लेते हैं, बीच का 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। किसकी, ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय की जो पीक्स हैं, क्योंकि ग्रेट हिमालय तो एक रेंज है ना, ग्रेट हिमालय तो एक रेंज है। ग्रेट हिमालय तो ऐसे 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 रेंज है ऐसे। ठीक है, ऐसे इसमें पीक ये माउंट एवरेस्ट जैसी सबसे ऊंची चोटी भी होंगी और कुछ बहुत नीचे भी होंगी, तो हमने एवरेज ले लिया 6000 मीटर। ठीक है, ये क्या है, ये पीक्स हैं ये जो आपको ये दिख रही हैं। तो ग्रेट हिमालय में जो एवरेज हाइट है पीक्स की वो 6000 मीटर है। और ध्यान रखना कि इसकी जो सेंट्रल एक्सियल रेंज है, या फिर मैं बोलूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इस लेंथ को ही सेंट्रल एक्सियल रेंज बोलते हैं। सेंट्रल एक्सियल रेंज बोलते हैं। ये 2500 किलोमीटर है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके जो ये यहाँ पे गया है, ठीक है, तो ये जो सेंट्रल एक्सियल रेंज है ये 2500 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। और अगर विड्थ की बात करें, विड्थ की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आई नो थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया है लेकिन थोड़ा मैनेज करिएगा। ग्रेट हिमालयस की जो विड्थ है वो लगभग 120 से लेकर 190 किलोमीटर है इसकी विड्थ ग्रेट हिमालय की। तो ग्रेट हिमालय में ही हमें इतनी सारी ढेरों चीज़ें पढ़नी हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी पीक्स हमें इसी में देखनी होती हैं, बाकी जो दो हैं उसमें हमें पीक्स नहीं देखनी है। इतनी चीज़ क्लियर सभी को यहाँ तक। ब्रह्मपुत्र रिवर यू टर्न नामचा बरवा, यस संदीप सिंह, इसीलिए वो यू टर्न मारती है क्योंकि वहाँ पे सिंटैक्सियल बेंडिंग हो रखी होती है ग्रेट हिमालय की, इसीलिए तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की यू टर्न मारती है। अभी देखेंगे मैप पे, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय क्लियर। अब आते हैं लेसर हिमालय। तो जिस तरह ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री या इनर हिमालय बोलते हैं, तो वैसे लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय, मिडिल क्यों, क्योंकि बीच में दबे हुए हैं ग्रेट और शिवालिक के, तो मिडिल हिमालय, या फिर इन्हीं को हम हिमाचल के नाम से जानते हैं, हिमाचल। इनके डिफरेंट जगहों में डिफरेंट नाम है, जैसे कश्मीर में इनको हम अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इनको अलग नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में इनको अलग नाम से जानते हैं, नेपाल में इनको अलग नाम से जानते हैं। तो वो क्या क्या नाम है वो हमें पता होने चाहिए। तो कश्मीर में अगर बात करें तो इसको हम पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं, पीर पंजाल रेंज। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करेंगे तो धौलाधर के नाम से जानते हैं। अब धौलागिरी अलग है, धौलागिरी यहाँ पे आप देखो ये एक माउंटेन पीक का नाम है, पीक है, एक चोटी है, कहाँ पे, ग्रेट हिमालय में। धौला जो धर है वो एक रेंज है
हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में जानते हैं नाग दिब्बा के नाम से। और नेपाल में कोई बता पाएगा नेपाल में किस नाम से जानते होंगे इसको? तो नेपाल में जानते हैं महाभारत रेंज के नाम से, ठीक है, महाभारत रेंज। अब जो लेसर हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय के नीचे है, जो उसके बाद में बना, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? इसकी एवरेज हाइट है कितनी? इसकी एवरेज हाइट आप मान के चलो लगभग 4000 मीटर, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 3800 मीटर 3900 मीटर मिलेगी, तो वही थोड़ा समझ लीजिएगा 3800 मीटर से लेके 4000 मीटर तक ही, किलोमीटर हो गया जो गलती से, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? एवरेज हाइट कितनी है इसकी सर? कितनी वो लेंथ है, एक्सियल रेंज कितनी है? तो इसकी भी लगभग वही मान के चलो कि 2500, लगभग इसकी भी उतनी ही है, लेसर हिमालय की भी, ठीक है। उसमें लेंथ में उतना अंतर नहीं है। इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ कितनी है? उसकी तो हमने देखी थी ग्रेट हिमालय की 120 से 190 थी, इसकी लगभग है 60 से 80 किलोमीटर की, ठीक है। अभी आते हैं तीसरा, और कुछ तो यहाँ पे छूट नहीं रहा है। हाँ जी, ठीक ठीक, और तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं शिवालिक पे, जो कि सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। वो सबसे इनर थी, इसीलिए इसको हम आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, आउटर मोस्ट हिमालय, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट इसकी 1000 मीटर की, यानी सबसे कम है। एवरेज हाइट इसकी 1000 मीटर है। ये जब नॉर्थ ईस्ट में जाता है, ठीक है, इट डिसअपियर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन द ईस्टर्न पार्ट, या तो अभी मैं जब आपको रीजनल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख तो देता ही हूँ मैं कि इन द ईस्टर्न पार्ट it disappears and duars take its place, यानी दुआर आ जाते हैं इसकी जगह। दुआर क्या होते हैं? तो ये सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं ये, ठीक है। सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स मतलब ये है कि देखो, ये शिवालिक वहाँ तक नहीं बन पाते हैं ईस्टर्न में, तो इस वजह से जो नदियाँ आती हैं हिमालय से निकल के, वो जो डिपॉजिट क्रिएट करती हैं, वो शिवालिक की जगह पे हमें देखने को मिल जाते हैं। ये सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट हैं, ये टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही अच्छी सूटेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं। इसी वजह से आप देखो दार्जिलिंग वगैरह में टी कल्टीवेशन बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे शिवालिक नहीं होते हैं। और जो शिवालिक की जो विड्थ होती है, हाइट तो मैंने आपको बता दी, जो एवरेज विड्थ होती है वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर की होती है। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ ले। उसके बाद हम देखने वाले हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, हिमालय का रीजनल डिवीजन। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि वो जो पर्टिकुलर रीजन है वो किन दो नदियों के बीच में सिचुएटेड है। बट उससे पहले, या तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि दून्स क्या होते हैं, वो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में होते हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे, ठीक है। नहीं, दून और दुआर, दुआर बोलते हैं एस्पिरेंट मोटिवेशन, दून अलग होते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा दून्स क्या होते हैं। वो वैली होती हैं, घाटियाँ होती हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार और कोकोज आइलैंड भी हिमालय का ही पार्ट है। जी हाँ, वो भी है, जिसको कि अभी हम देखेंगे। वो म्यांमार में जाते हैं और म्यांमार के बाद वो हमें उठा हुआ प्रतीत देखने को मिलते हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। दुअरते बारबोसा कहाँ से भाई यहाँ पे आ गए हैं, क्यों? अन्नपूर्णा 8091 नहीं 8078 मीटर होगा, ठीक है। 91 भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कोट किया शिवा जी, वो एनसीईआरटी को कोट किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और वही आपसे एग्जाम में पूछेगा, और अभी क्वेश्चन भी आ चुका है एसएससी में, वो भी हम देखेंगे जब PYQs करेंगे, तो वहाँ पे आपको 8078 मीटर ही मिलेगा, ठीक है। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास पे आते हैं। तो हिमालय का रीजनल डिवीजन होता है नदियों के बेसिस पे। नदियाँ क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं। जैसे इंडस और सतलज, ये पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इंडस और सतलज के बीच का जो एरिया उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। जो सतलज और काली के बीच में पड़ता है उसको कुमाऊँ, कुमाऊँ मतलब उत्तराखंड वाला जो रीजन है, कुमाऊँ हिमालय बोलते हैं। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता और यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र, या फिर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी जिसको कि हम
दिहांग के नाम से नहीं, दिहांग ही उसी को बोलते हैं, क्या ट्रिब्यूटरी तो उसके दिबांग है, दिहांग उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा का अरुणाचल में। तो चाहे ब्रह्मपुत्रा बोलो चाहे आप बोलो दिहांग, बात एक ही है। तो यहाँ पे यानी कि आपका काली और तीस्ता और दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो हिमालय है उसको हम असम हिमालय बोलते हैं। याद होना चाहिए, याद ऐसे रख सकते हैं, IPS ऑफिसर 2 लाख में IPS ऑफिसर है ना, IPS। इंडस और सतलज किसके बीच में, मतलब पंजाब हिमालय किसके बीच में, इंडस और सतलज के बीच में। तो एटलीस्ट एक तो याद हो गया, ठीक है। और फिर सतलज और काली, उसके आगे आप बढ़ेंगे तो उत्तराखंड वाला रीजन आएगा, देन नेपाल वाला रीजन आएगा, देन असम वाला। तो इसको याद रखिएगा। अब हम अगेन रीजनल डिवीजन में ही और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कश्मीर हिमालय, यानी कश्मीर में जो हिमालय देखने को मिलते हैं वहाँ पे क्या क्या खासियत है। तो खासियत सबसे पहले तो ध्यान रखना कि यहाँ पे करेवा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि यहाँ पे करेवा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। करेवा क्या होता है? तो करेवा होता है लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट। लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट नहीं समझ में आया? ग्लेशियल डिपॉजिट समझ में आता है? अरे मोरेन समझ में आता है? याद करो, मोरेन कुछ बताए थे, क्या होता है मोरेन, जरा बताएंगे कमेंट में। तो ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो होते हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट्स जिनको लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। तो ग्लेशियर क्या करते हैं? ग्लेशियर डिपॉजिट करते हैं, डिपोजिशन लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। उनमें से एक मोरेन बताया था, ये किस तरह से बताया था, याद किया था कि इश्क में ड्रम लेके मुरैना के लोग प्लेन्स पे ड्रम बजा रहे हैं। तो इश्क से एस्कर, रिस्कर, एस्कर, मोरेन्स, आउटवॉश प्लेन, आउटवॉश प्लेन और ड्रमलिन, ये क्या बताए थे? ड्रमलिन क्या होता है? ओवल शेप का होता है, इस तरह से बनता है। तो ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं ग्लेशियर के। इरोजनल लिख दो कमेंट में जल्दी से। तो ये जो मोरेन होते हैं उसी से बनते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट। ये जो इन्हीं को करेवा बोलते हैं, और ये जो करेवा होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं ज़ैफ़रॉन कल्टीवेशन के लिए। ज़ैफ़रॉन क्या होता है? ज़ैफ़रॉन सैफ़रॉन की एक लोकल वैरायटी है कश्मीर में। सैफ़रॉन क्या होता है? केसर। वो केसर नहीं, कानपुर वाले केसर का मतलब कुछ और समझने लगते हैं, ठीक है। तो वो केसर नहीं है ये रियल वाला जो केसर होता है, ठीक है। तो वो है ये। सेकंड नंबर पे आते हैं, और क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलती है कि जो झेलम नदी है वो मियांडर करती है यहाँ पे, अपने यूथफुल स्टेज में होती है यहाँ पे, मियांडर्स इन इट्स यूथफुल स्टेज। तो इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात क्या है? मियांडर करने दो उसको, सांप की तरह ऐसे चलने दो। ये मियांडरिंग क्या होता है? इस तरह से। और मियांडरिंग अगर ये दोनों मिल जाए आपस में तो क्या क्रिएट हो जाएगा, ज़रा बताना। दिक्कत वाली बात तो कुछ नहीं है, लेकिन है क्या कि जो मियांडरिंग है ये रिवर के मैच्योर या फिर ओल्ड स्टेज में फीचर देखने को मिलता है। लेकिन झेलम यहाँ पे अपने यूथफुल स्टेज में मियांडरिंग करती है कश्मीर हिमालय में। इरोजनल लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर जो बनाता है वो क्या होते हैं? एरीट, सिरेटेड रिजेस, हॉर्न और आपकी यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लेक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डल झील, डल लेक हो गया आपका जो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर लेक। वूलर लेक को अपना पानी एक्चुअल में झेलम से ही मिलता है। और झेलम के बैंक्स पे कौन सी सिटी लोकेटेड है, जरा ये बता देंगे। देन यहीं पे ही आपके कुछ, ये तो फ्रेश वाटर लेक हो गए, ठीक है, ये तो फ्रेश वाटर लेक्स हो गए। ऐसे ही सॉल्ट वाटर लेक देखने को मिलते हैं। सॉल्ट वाटर लेक की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्ट वाटर लेक में हो जाएंगे पंगोंग त्सो, सो मोरिरी, ठीक है, पंगोंग त्सो, सो मोरिरी, ये कैसे हैं? ये सॉल्ट वाटर लेक हैं। सो जहाँ पे लगा हुआ है ये सॉल्ट वाटर लेक है। ये आपको दोनों लद्दाख में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लद्दाख डेजर्ट है। क्यों डेजर्ट है? ये जब मानसून पढ़ेंगे तब वहाँ पे इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और इंडिया के क्लाइमेट में हिमालय का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे जब क्लाइमेट पढ़ेंगे, अभी नहीं, हर चीज़ का टाइम होता है क्योंकि, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस, दर्रे देखने को मिलते हैं, जैसे बनिहाल पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पासेस देखने को मिलते हैं, दर्रे देखने को मिलते हैं। जैसे कि पासेस में हमारा बनिहाल पास, अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में पासेस भी देखेंगे हम, दर्रे भी देखेंगे, सारे एक एक स्टेट में, हर एक स्टेट में लोकेट करके। तो फोटूला हो गया, खरदुंगला हो गया, तिब्बतन लैंग्वेज में ला का मतलब पास ही होता है, ठीक है। खरदुंगला हो गया। तो जो बनिहाल पास है वो पीर पंजाल जो रेंज है उस पर लोकेटेड है, पीर पंजाल रेंज पर लोकेटेड है। और जो फोटूला है वो जस्कार पे लोकेटेड है। जस्कार रेंज जो है, जो हमारा हमने अभी पढ़ा था ना, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख और जंस्कार जो ट्रांस हिमालय का पार्ट होते हैं। ऑर्डर ध्यान रखना, एक बार यूपीएससी सीएपीएफ के पेपर में ऑर्डर पूछ लिया था, काराकोरम लद्दाख और जंस्कार, इस तरह से। तो ऑर्डर भी ध्यान रखेंगे आप।
खरदुंगला जो है वो लद्दाख में है, ठीक है, जो लद्दाख रेंज नहीं है ट्रांस हिमालय की, उसमें है ये सब आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और झेलम के बैंक्स पे लोकेटेड है श्रीनगर। यहीं पे आपको जो हमारी फेमस वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ की गुफा और जो चार शरीफ है जो इस्लाम धर्म में काफ़ी वो पूजी जाती है, तो वो सब आपको कश्मीर हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। अभी आते हैं हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालय में से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पहले तो ये ध्यान रखना, ये जो पार्ट है हिमालय का, हिमाचल उत्तराखंड वाला, इट लाइज बिटवीन काली इन दी काली रिवर इन ईस्ट एंड वेस्ट में आ जाएगी आपकी रावी रिवर, ठीक है, काली इन ईस्ट एंड रावी इन वेस्ट। यहाँ पे आपको दून्स देखने को मिलेंगे, दून्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आप समझो दून्स क्या होते हैं, तो दून होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ठीक है, दून्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल मतलब कुछ इस तरह की वैलीज होती हैं। ये अब लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, किसके बीच में देखने को मिलती हैं, बिटवीन ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लेसर हिमालय और शिवालिक, ठीक है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको देखने को मिलेंगी। लेसर हिमालय मतलब वही मिडिल वाला हिमालय जिसको हिमाचल के नाम से जान रहे थे, बीच वाला लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको देखने को मिलेंगी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं ये, जैसे कि कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, ये सब आपके दून्स होते हैं। तो उसमें से जो सबसे बड़ा दून है, दैट इज़ जो लार्जेस्ट ऑफ ऑल है, लार्जेस्ट दून, ये कौन सा है, ये है आपका उत्तराखंड का देहरादून। समझ आती है बात। जैसे मैंने बताया कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में दून्स हैं, वैसे ही ग्रेट हिमालय उस पर भी आएंगे, पीका जी भी, बुग्याल वगैरह पे भी, ठीक है। बुक का वीडियो क्यों अपलोड हुआ या फिर क्यों नहीं हुआ, क्या अपलोड कहाँ पे हो गया अपलोड, हाँ अभी कहाँ अपलोड किया मैंने बुक का वीडियो, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे ही हमारा जो कश्मीर की घाटी है, ध्यान रखना एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, एंड दैट इज़ कि जो कश्मीर घाटी है, जो कश्मीर वैली है, इट लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। महान और जो आपका जो महान हिमालय है और जो बीच वाला जो हिमालय है उसके बीच में ये है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में ही आपको क्या देखे, दून्स वगैरह तो मैंने बता दिए। आपने सुना होगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो कहाँ पे, उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यहाँ पे एक ट्राइब रिसाइड करती है, उस ट्राइब का नाम है भोटिया, भूटिया नहीं है, भोटिया है इस ट्राइब का नाम। ये एक नोमैडिक ग्रुप है, नोमैडिक मतलब घुमंतु, मतलब कि एक टाइम पे कहीं और रहेंगे, दूसरे टाइम पे कहीं और रहेंगे। तो भोटिया जो ट्राइब है ये समर्स के टाइम पे अपर रीचेस में चले जाते हैं, थोड़ा ऊंचाई में, समर ग्रासलैंड उनको बोलते हैं, और उनको बोलते हैं बुग्याल, ठीक है। तो बुग्याल्स क्या होते हैं, बुग्याल होते हैं एक घास के मैदान जो गर्मियों के समय एकदम अच्छे देखने को मिलते हैं, समर ग्रासलैंड। समर्स में ये लोग भोटिया लोग यहीं पे चले जाते हैं अपने भेड़ बकरी सब लेके, और जब विंटर्स होते हैं तो फिर से घाटी में नीचे फिर से उतर आते हैं वैली में। यहीं पे आपको पंचप्रयाग देखने को मिलेगा, जिसके बारे में रिवर वाले वीडियो में देखेंगे, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सारे देव प्रयाग, ये सारे जो पंच प्रयाग हैं इन सबको हम देखेंगे रिवर वाले वीडियो में, तो वो भी सब यहीं पे ही लोकेटेड हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस हैं, इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन जैसे कि आपका धर्मशाला हो गया, ठीक है, धर्मशाला है ना, और धर्मशाला के अलावा आपका मसूरी हो गया, शिमला हो गया, कसौली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ये सब यहीं पर लोकेटेड है, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय का ही पार्ट है। अच्छा, आज तक कभी पूछा तो नहीं है, ये तो पक्का पूछा है, बार बार पूछता है कि दून्स क्या होते हैं, किसके बीच में, और सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून है, रिपीटेडली पूछा है, लेकिन इसका लेंथ और विड्थ कभी नहीं पूछा है। अगर कभी गलती से पूछा तो नहीं है, तो पहले आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं वो याद करना है। अगर वो सब याद हो जाएं उसके बाद ये थोड़ा सा देखिएगा कि 35 से 45 किलोमीटर के बीच में इसकी लेंथ होती है, और विड्थ होती है इसकी 22 से 25। अच्छा, मेरे साथ क्या इशू था, जब मेरा कोई टीचर बोलता था कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़रूर नहीं याद करना तो पता नहीं वही अच्छे से मुझको याद हो जाता था, और बाकी चीज़ें याद नहीं होती थी
टीचर से बोला कि इसको तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मत देखना, थोड़ा सा ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, मत देखना अच्छे से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो तो भाई भूल लें सर आप फिर मेरे से और बाकी चीज़ें भूल जाऊँगा मैं। तो खैर आपके साथ आई होप ये इशू नहीं होगा। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, तो ये हम लोग का हो गया। अभी आते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज़ पे। ये क्या है? दार्जिलिंग आपका यानी कि वे जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है वहाँ की बात हो रही है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस। जोया धर्मशाला चलेंगे भाई। किशन जी पढ़ लीजिए, कौन धर्मशाला जाएगा कौन कहाँ जाएगा वो आप डिसाइड मत करिए, है ना। मसूरी, मैं तो सब भूल जाता हूँ। हाँ भाई, ड्यून तो पहली बार एंथनी स्टार्क जब सुन रहे हैं, DUNE, डून्स होता है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अभी। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में क्या है, यहाँ पे हमें दुआर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। किसका? दुआर्स का। और दुआर्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, ठीक है। दुआर्स का फॉर्मेशन जो सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट होते हैं और टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए टी कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिक्किम में एक ट्राइब रिसाइड करती है लेपचा, जैसे वहाँ पे भूटिया नहीं थी वैसे यहाँ पे लेपचा और भूटिया है। वहाँ भूटिया थी, यहाँ भूटिया है। भूटिया और लेपचा स्टैटिक जीके जब पढ़ेंगे तो वहाँ फेस्टिवल पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे लेपचा और भूटिया ट्राइब जो है अलग अलग नामों से, जैसे कि जो लेपचा ट्राइब है वो नाम सूंग के रूप में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करती है और भूटिया इसको लो सूंग के रूप में सेलिब्रेट करती है न्यू ईयर को। तो वो चीज़ें हम देखेंगे आगे। और अगर हम बात करें अरुणाचल हिमालय में, तो अरुणाचल हिमालय में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलती हैं जैसे कि कंगटू हो गई और नामचा बरवा, जो ग्रेट हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट पीक है, नामचा बरवा, ठीक है। तो यानी अभी देखो अरुणाचल हिमालय में ऐसा नहीं कि बस इतनी दो ही चीज़ें हैं, अभी थोड़ी इक्का दुक्का चीज़ें और भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इस सीरीज़ में सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़नी है। अभी आते हैं पूर्वांचल हिमालय पे। पूर्वांचल हिमालय क्या है, तो अब ध्यान से समझिएगा। होता क्या है कि जब हम अरुणाचल में आते हैं, ठीक है, जब हम अरुणाचल में आते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया नामचा बरवा है जो ग्रेट हिमालय की ईस्टर्न पीक है। वेस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी थी? नंगा पर्वत, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे हिल्स हैं। अरुणाचल हिमालय में कुछ हिल्स आपको देखने को मिलेंगी। वो हिल्स कुछ इस तरह से हैं, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी और नीशी। नाम लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, कौन कौन सी हैं। ये है डाफला हिल, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी और नीशी। ये ट्राइब के नाम हैं, जनजातियों के नाम हैं वहाँ पे, जिनके नाम पे हिल्स के नाम पड़ गए यहाँ पे, ठीक है। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, नीशी। तो ये क्या है? ये आपकी कुछ ट्राइब्स के नाम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि जो सिंटैक्सियल बेंडिंग हो जाती है, सिंटैक्सियल बेंडिंग हो जाती है। अब जब प्लेट टकराई तो ऐसा तो है नहीं उसको फिट किया जा रहा था, ठीक है, फिट किया जा रहा था। तो ईस्टर्न साइड में जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे एकदम से बेंडिंग हो गई। उस बेंडिंग की वजह से वो आगे हिमालय ना जाके इधर की तरफ मुड़ गए और ऐसे करके यहाँ पे ये हिमालयाज गए और ये म्यांमार में चले जाते हैं। म्यांमार में इनको अराकान योमा रेंज के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इसको लिखवाऊँगा अराकान योमा रेंज, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये जो पार्ट इस तरह से जब सिंटैक्सियल बेंडिंग हुई नामचा बरवा से, तो जो ये यूटर्न टाइप क्रिएट हुआ, इसी वजह से ब्रह्मपुत्रा भी यूटर्न मारती है। तो ये जो हिमालयाज निकल के आए इस तरह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इनको बोल देते हैं पूर्वांचल हिमालय। इन्हीं को बोलते हैं पूर्वांचल के हिमालय। पूर्वांचल के हिमालय में कौन आता है? तो ये पटकाई बम देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो पटकाई बम आ गया। उसके नीचे क्या दिख रहा है? नागा हिल दिख रहा है आपको। उसके नीचे क्या दिख रहा है आपको? उसके नीचे आपको मणिपुर हिल्स दिख रही हैं। उसके नीचे क्या दिख रहा है? मीज़ो हिल, है ना। याद आ रहा है कल अरुणा मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मणिपुर हिल्स याद आ रही हैं, मतलब दिख रही हैं। देन मीज़ो हिल्स हैं। मीज़ो हिल्स कोई लुशाई हिल्स के नाम से जानते हैं, देख रहे हैं ये लुशाई लिखा हुआ है, ये मीज़ो हिल्स बोलते हैं या फिर इन्हीं को लुशाई हिल्स, क्योंकि लुशाई ट्राइब का नाम है, जनजाति का नाम है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा खासी, जयंतिया, ये सब मिकिर, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है सर। ये
प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ये तो हो गई अरुणाचल हिमालय, ये हो गया पूर्वांचल हिमालय जो अभी लिखा। तो ऑर्डर में ध्यान रखना, पटकाई बम, नागा, मणिपुर और मिजो हिल, इन्हीं को पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस हाईएस्ट पीक जो हमारी डिफरेंट स्टेट्स में है। और चलो पहले तो हाईएस्ट पीक मैं आपको लिखवा देता हूँ जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में है। वैसे तो ओवरऑल आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर। सेकंड हाईएस्ट K2 है जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा 8586 या फिर कहीं कहीं 8598 मीटर उसकी हाइट है। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक नंदा देवी है 7816 मीटर। हम अब बात कर रहे हैं जैसे कि अरुणाचल की, इन सब जगहों की क्या की इम्पॉर्टेंट वो है, मतलब इम्पॉर्टेंट हाइट्स हैं। ठीक है, हाईएस्ट पीक्स हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल की हाईएस्ट पीक कौन सी है, नागालैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, मणिपुर की कौन सी है और मिज़ोरम की कौन सी है। ठीक है, तो ये हम हाईएस्ट पीक देख लेते हैं यहाँ पे। अरुणाचल की अगर बात करेंगे तो कंगटो पीक जो मैंने वहाँ पे लिखवाई थी आपको, तो कंगटो ये है लगभग 7090 मीटर इसकी हाइट है रफली। नागा हिल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सारामती पीक है, सारामती पीक। मणिपुर हिल्स की बात करेंगे तो इसकी हाईएस्ट पीक यहाँ की इस स्टेट की माउंट ऐसी की, तैसी नहीं सिर्फ ऐसी, और इसको हम तैनिपू के नाम से भी जानते हैं, तैनिपू। देन अगर मिज़ोरम की बात करेंगे तो फांगपुई, PHAWNGPUI, फांगपुई। ठीक है, इसी को ही हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको धौलागिरी लिखवाया था जो नेपाल में था, धौलागिरी। धौलाधर अलग है, धौलाधर नाम है हिमाचल प्रदेश में किसका, लेसर हिमालय का। धौलागिरी एक पीक है तो उसको वाइट माउंटेन के नाम से जानते हैं, इसको ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को। अब हम पासेज पढ़ें इससे पहले हम पढ़ लेते हैं जनरल ओरिएंटेशन ऑफ हिमालयस, उसके बाद हम अपना फाइनल टॉपिक पासेज यानी दर्रे पढ़ेंगे। तो जनरल ओरिएंटेशन, किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, पहले बता दो या फिर अभी बता देना, इसको कंप्लीट कर लेने दो। जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह का आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा हिमालयाज़ का, अरुणाचल में कैसा देखने को मिलेगा और पूर्वांचल में। तो और पूर्वांचल में तो अभी देखा हम लोग हैं, ऐसे था ना पटकाई बम और नागा, मणिपुर, मिज़ो। तो पूर्वांचल में हिमालय हमारे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन होते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन होते हैं ये। ठीक है, अरुणाचल में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश कुछ इस तरह से था ना, अरुणाचल प्रदेश यानी कि साउथ, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ वेस्ट। ठीक, तो साउथ वेस्ट से ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमें देखने को मिलेंगे साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर में कैसा क्या हिसाब किताब चल रहा था, तो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा चल रहा था हिसाब किताब, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। ठीक है, तो अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बता दो, फिर हम देखते हैं पासेज इन हिमालय। तो जो हिमालय में हमारे जो पासेज हैं डिफरेंट स्टेट में उनको हम लोकेट करेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चंस। सर आज आपने ब्लू टी शर्ट पहनी है, सुंदराम सिंह। बेटा मैं कभी टी शर्ट पहन के क्लास ही नहीं लेता हूँ मैं शर्ट पहनता हूँ यही तो फ़ायदा है बेटा कैमरा ना होने का। अब सोचो अगर मैं कैमरा वैमरा लगा के बैठूंगा तो सब पूरा फॉर्मल अटायर वगैरह थैंक यू रजनीकांत पात्रा जी, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मुझे अपनी नेक को रोटेट करना है। बहुत बहुत थैंक यू यार। ठीक है, क्योंकि मैंने मेरी नेक में बहुत ज़्यादा भयंकर दिक्कतें हो रखी हैं इस समय, बहुत ज़्यादा पेन है, तो इस वजह से मैं याद आप लोग मुझे दिलाते जाया करिए। दूंस बता दो, ओके ठीक है बताते हैं। सर ये बिहार पीसेस के लिए सफिशिएंट है ना क्लास या एक्स्ट्रा भी पढ़? अब बिहार पीसेस का एक बार पेपर देख लेना है ना, अब एक बार पेपर देख लेना। ग्लेशियर कब पढ़ाइएगा सर? ले भैया सूरज लाइव पढ़ रहे हैं, ग्लेशियर कब पढ़ाइएगा? यहाँ रामायण ख़त्म हो गया, पूछ रहे हैं सीता माता कब आएंगी हैं। हाँ जी, तो दून्स लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा ग्रेट हिमालय है,
लेसर हिमालय शिवालिक है। तो शिवालिक के बीच में ये जो घाटियाँ बनी हुई हैं, वैली बनी हुई है लॉन्गिट्यूडनल, इनको दून बोलते हैं। इनमें जैसे कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, तो सबसे जो बड़ा दून है वो है देहरादून, जिसकी लेंथ कितनी है 35 to 45 किलोमीटर, विड्थ कितनी है 22 से 25 किलोमीटर। ठीक है। पासेस आते हैं। पासेस क्या होते हैं? दर्रे क्या होते हैं? तो वो जगह होती है माउंटेन्स, वो जगह होती है माउंटेन्स के बीच में जिससे हम माउंटेन्स को क्रॉस करते हैं। ठीक है। वो जगह होती है जिससे कि हम माउंटेन्स को क्रॉस करते हैं। मोस्टली हमें जितने भी पासेज हैं वो हिमालय में देखने को मिलते हैं, नॉट ऑल बट मोस्टली। कुछ हैं साउथ इंडिया में भी, उनको हम कल के उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, तो दर्रे पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे, मैं यहाँ पे बना के नहीं लाया हूँ, मैं बनाऊँगा। ठीक है। सो दैट कि आपके दिमाग में एकदम छप जाएँ वो। ठीक है। तो क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि ये पास किन दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले पासेस को बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा ये कौन कौन से पासेस हैं। एक पास ये है आपका, एक पास ये है आपका, एक पास ये है, एक पास ये है। ठीक है। एक पास यानी दर्रा आपका इधर पे देखेंगे हम लोग, एक पास कुछ यहाँ पे देखेंगे, एक पास इस कर्व पे देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे एक ये। ठीक। चलिए, तो अब ये पासेस कौन कौन से हैं और किसको कनेक्ट कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो ये जो जगह है आपकी, इस जगह को बोलते हैं जम्मू। ठीक है। और ये जो जगह है ये है श्रीनगर। ठीक है। तो अगर हमें जम्मू से श्रीनगर जाना है तो इन दोनों में से किसी भी पास का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पास है ये है आपका बनिहाल, बनिहाल दर्रा। ये है आपका पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल पास। तो ये दोनों किसको कनेक्ट कर रहे हैं? जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो दर्रा है ये आपका बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल पास। ये बुर्जिल किसको कनेक्ट कर रहा है? श्रीनगर को। श्रीनगर को यहाँ पे जो जगह पड़ती है ऊपर, ये पीओके वाला क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये पीओके वाले क्षेत्र में आता है, तो इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा राइट साइड में। ये जो जगह पड़ती है आपकी, कलर दूसरा हो गया क्या? कलर दूसरा नहीं होना चाहिए। ये आपकी जगह है लेह। ठीक है। ये लेह। तो लेह, श्रीनगर को लेह से जाना है तो हम इस पास का यूज़ करेंगे जो इनके बीच में है। ये कौन सा पास है? तो ये है हमारा, ये बुर्जिल हो गया, जोजिला। ठीक है। जोजिला पास जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करेगा। अब क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है? ये ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको साफ साफ दिख रहा है सारी चीज़ें। तो ये किसको कौन कनेक्ट कर रहा है वो हमें समझ में आना चाहिए। देन ये कौन सा पास है? ठीक है। ये आपका पास है मिंटका, ये है काराकोरम, ये है अघिल, ये है उमलिंगला। उमलिंगला, उमलिंगला पास में ही आपकी हाईएस्ट मोटरेबल पास जो है बनाई गई है रिसेंट में। हाईएस्ट मोटरेबल, मोटरेबल का मतलब है जहाँ पे आप मोटर गाड़ी लेकर जा सकते हैं। तो इट इज़ हाईएस्ट मोटरेबल पास यहाँ पे उमलिंगला पे। पहले यहाँ पे थी खरदुंगला पास था एक, उसमें एक सेकेंड। ठीक है। पहले यहाँ पे खरदुंगला पास हुआ करता था, मतलब अभी भी है, तो वहाँ पे होती थी हाईएस्ट मोटरेबल पास, लेकिन अभी कहाँ पे? उमलिंगला पास में ही है। ठीक है। तो इतनी चीज़ यहाँ तक क्लियर। तो ये हमें जो जम्मू एंड कश्मीर, जो लद्दाख का रीजन है, ठीक है, वहाँ पे ये हमें देखने हैं कौन से जो आपके पासेस हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे जो आएंगे आपके वो JNK वाले रीजन में आएंगे, और जो ये काराकोरम, मिंटका, अघिल, उमलिंगला है ये सब लद्दाख वाले रीजन में आएंगे। ठीक। अभी आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? एक बार कमेंट बता देंगे जल्दी से। हाँ सर, भाई बुक का तो तुम लोग यार पीछे पड़ गए एकदम है। आप ये मान के चलिए कि या तो फ्राइडे या तो सैटरडे। ठीक है। उमलिंगला में सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में पड़ता है, यस। अभी आते हैं, ये आपका पड़ता है, कौन सा स्टेट है ये? हिमाचल प्रदेश है ये। दिस इज़ योर, ठीक है, ये आपका है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, हमें 3 पासेस पढ़ने हैं, 3 दे रहे हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ये है आपका रोहतांग दर्रा, ठीक है। कौन सा पास है? दिस इज़ योर रोहतांग पास, दिस इज़ योर बारालाचला पास, और ये है आपका कौन सा, ये है, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है आपका शिपकीला पास। अब ये किनको किससे कनेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे आपका पड़ता है मनाली, ठीक है। अब मनाली से अगर आपको लाहौल स्पीति वैली में जाना है, लाहौल स्पीति वैली या लाहौल स्पीति रीजन में जाना है, तो रोहतांग पास का यूज़ करेंगे। लाहौल स्पीति से ऊपर ही JNK नहीं, लद्दाख है, तो लद्दाख में यहाँ पे आपको पता है लेह है, तो अगर आपको लाहौल स्पीति से लेह जाना है तो आप किसका यूज़ करेंगे? बारालाचला पास का यूज़ करेंगे। शिपकीला पास क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ से एक रिवर एंट्री मारती है, और उस रिवर का नाम क्या है? उस रिवर का नाम है सतलज रिवर। तो ये कौन सी रिवर है? दिस इज़ योर सतलज रिवर। तो सतलज रिवर एंटर्स फ्रॉम हेयर, कहाँ से एंटर करती है? शिपकीला पास से। रोहतांग पास में ही वर्ल्ड का आप बोल सकते हो कि हाई, मतलब सबसे हाईएस्ट टनल है, जिसका नाम क्या है? अटल टनल। अटल टनल, इसकी लेंथ कितनी है अटल टनल की? रफली 9 किलोमीटर, फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 9.02 किलोमीटर। इज द लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर इन द वर्ल्ड, ठीक है। लॉन्गेस्ट हाईवे सिंगल ट्यूब टनल, ठीक है, सिंगल ट्यूब टनल। कितनी हाइट पे? रफली 3000 मीटर की हाइट पे। क्लियर इतनी चीज़? हिमाचल में सिर्फ हमें 3 पासेस के बारे में ही पढ़ना है। देन आते हैं उत्तराखंड पे, ठीक है। उत्तराखंड है हमारा, उत्तराखंड राज्य है। यहाँ पे एक पास ये पढ़ना है यहाँ पे, और एक कुछ यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, और ठीक है, इतने ही पासेस पढ़ने हमें। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है आपका मोलिंगला। मतलब इस तरह से लोकेट करने को तो शायद ही आपके पेपर में पूछे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट में है, ठीक है, किस स्टेट में है, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी तो और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस मैंने आपको बताया था कि ये ध्यान रखना किसको किससे कनेक्ट करता है, कि भाई जम्मू को श्रीनगर से कौन से पासेस हैं, श्रीनगर से लेह को कौन से पासेस है, मनाली से लाहौल स्पीति वैली से लेह, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। लिपो लेक यहाँ पड़ता है। लिपो लेक अगर आप ध्यान से देखें तो ट्राई जंक्शन पे, ये इंडिया है, यहाँ पे आपका उत्तराखंड, सॉरी यहाँ पे आपका नेपाल है, और यहाँ पे आपका चाइना है। तो ये ट्राई जंक्शन पे लोकेटेड है लिपो लेक। और आपको पता होगा लिपो लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी, 3 टेरिटरीज़ को नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट में दिखाया था, तो इस वजह से तीनों न्यूज़ में थी। जो काला पानी है वो यहाँ लोकेटेड है, इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है काला पानी टेरिटरी। कल ही मैंने आपको बताया था ये तो, ठीक है। तो मोलिंगला, माना, नीति और लिपो लेक। ये कौन सा स्टेट है? ये है हमारा सिक्किम राज्य, ठीक है। यहीं पे इंडिया की हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा लोकेटेड है, ठीक है। सिक्किम में हमें 2 पासेस पढ़ने हैं। एक तो यहाँ पे लोकेटेड है आपका कुछ नाथुला पास, जिसको नाथुला दर्रा बोलते हैं, और इसी के यहाँ पे नीचे लोकेटेड है ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान और चाइना, जिसको हम बोलते हैं जेलेपला पास, ठीक है, जेलेपला पास। ये भी ट्राई जंक्शन पे, ये दोनों, ये इंडिया है यानी सिक्किम, और यहाँ पे आपका चाइना है, और यहाँ पे आपका भूटान है राइट साइड में। कल हम लोगों ने लोकेट किया था सब। देन आते हैं हमारे आखिरी स्टेट पे, और वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में कौन कौन से पासेस हमें याद करने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे एकदम सिक्किम के बॉर्डर पे, आपको पता है ना, सॉरी भूटान के बॉर्डर पे, यहाँ पे तो भूटान है ना, भूटान है, इसके भूटान के वेस्ट में आपका सिक्किम है, ये सिक्किम है, यहाँ भूटान है, और भूटान के ईस्ट में आपका अरुणाचल है। तो यहाँ पे पड़ता है एक पास जिसको बोलते हैं बूमला, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है जिसको बोलते हैं बूमडिला, बूमला और बूमडिला। एक यहाँ पे पास पड़ता है जिसको हम बोलते हैं दिहांग, ठीक है, दिहांग जो ब्रह्मपुत्रा का नाम है अरुणाचल में। यहाँ पे एक पड़ता है, यहाँ पे इस जगह पे यंग यप, यंग यप। यहाँ पे एकदम आप ऐसे समझ लो कि एकदम ईस्टर्न मोस्ट पे आपका लोकेटेड है दीफू पास, ठीक है,
दीफू पास, इसको नीचे ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, अगर ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है आपका दीफू दर्रा। अगेन ये ट्राई जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन का मतलब 3 देशों के बॉर्डर पे। ये इंडिया हो गया, ऊपर चाइना हो गया, और यहाँ कौन सा कंट्री होगा ज़रा बताओ जल्दी से। तो ये हो गया आपका दीफू पास, और यहाँ पे ध्यान रखना नीचे की तरफ एक है लेक पानी पास, ठीक है, लेक पानी दर्रा, ठीक है। यहाँ पे आपका म्यांमार है। म्यांमार का नेशनल स्पोर्ट्स बताओ जल्दी से, म्यांमार की करेंसी और कैपिटल सब बताओ जल्दी से। तो बूमला, बूमडिला, दिहांग, यंगयप, दीफू और लेक पानी। म्यांमार का नेशनल स्पोर्ट क्या सिंचोने है, और यहाँ का क्याट करेंसी है, और नैपिडो यहाँ की कैपिटल है, और ऑफिशियल यहाँ पे बर्मीज़ बोलते हैं लोग, और यहाँ पे मोस्टली लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। क्लियर है? ख़त्म हो गया हमारा जनरल ओरिएंटेशन, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। करें फिर क्वेश्चन जल्दी से। फेस रिवील कब करेंगे? जब आप ये सारे क्वेश्चन सही कर देंगे। जल्दी से करिए इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, शुभम मोनोला, रेंज वाइज भी पासेस बता देना सर, जैसे लद्दाख रेंज में कौन सा दर्रा। ये देखो शुभम जी, अभी मैंने आपको या तो बताया था कश्मीर हिमालय में बनिहाल जो पास है वो पीर पंजाल में, फोटूला जंस्कार में है, खरदुंगला लद्दाख रेंज में। बस आपको यही पढ़ने हैं, जितना आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि इस रेंज में कौन सा पास है, तो यही जो 3 बताएं, इन्हीं 3 में से कोई पूछेगा, अगर पूछेगा तो, ठीक है। चलिए सर K2 हाईएस्ट है ना इंडिया के। आशीष गोदरा, बिल्कुल हम उसको हाईएस्ट बोल देते हैं, लेकिन क्योंकि वो POK वाले रीजन में पड़ती है, जैसे कि कुछ इस रीजन में पड़ती है, ठीक है। ये तो भारत का हिस्सा है, लेकिन इसको भी इलीगली अभी किसके पास है, तो अभी ये है पाकिस्तान के पास। तो कुछ इस रीजन में है K2, तो ज़्यादातर इसका हिस्सा पाकिस्तान में आता है, कुछ हिस्सा इसका जाता है कहाँ पे, चाइना है। वैसे है तो इंडिया की हाईएस्ट पीक, लेकिन कंचनजंगा को बोलते हैं। तो हिमालय माउंटेन रेंज वॉज फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन और यूरेशियन प्लेट, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन JNK, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर यानी कि हिमनद लोकेटेड नहीं है। LAC लाइन का है। सूरज लाइव कहाँ कहाँ सोच हो के आ जाते हैं यार, कल बताए थे सब। ये LOC है, ये LAC है, यहाँ सियाचिन है, कल सब बता चुके हैं ये, ठीक है। अपना ही बेटा सर कोई ना, हाँ। तो यहाँ पे मिलाम ग्लेशियर अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब रिवर वाली क्लास होगी तो वहाँ पे देखेंगे मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। ये उत्तराखंड में आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल, तो पूर्वांचल हिल जिनका ओरिएंटेशन कैसा ज़रा बताइए जल्दी से। तो उनका ओरिएंटेशन नॉर्थ से साउथ है सर। अर्थ PDF ओपन नहीं हो रही, अच्छा PDF ओपन नहीं हो रही, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे या फिर सर उंगली बहुत चटकाते हो भाई, उंगली चटकानी पड़ती यार। अगर तो मेरी आदत समझ लो, या फिर क्योंकि दर्द करने लगती ना उंगली, तो फिर उनको रिलैक्स करने के लिए चटकानी पड़ती उंगली। थोड़ा इतना तो सह लो मेरे लिए। तो मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, तो हमें पता है पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, जिनको हम लुशा हिल्स के नाम से जानते हैं। तो नॉट अ पार्ट, ये पतली हिल्स हो जाएंगी। तो पाटली दून याद करो कहाँ पड़े थे, उत्तराखंड है ना, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सब आपके ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पतली कमर, बेटा सुधर जाओ आरिफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून्स ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो सबसे बड़ा दून कौन सा है। पाटली दून, देहरादून, सर डोकलाम नहीं बताया। डोकलाम एक्चुअली कार्तिक जी वो आपके चिकन नेक कॉरिडोर में है, जो आपका सिक्किम है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे है डोकलाम। यहाँ जो हिस्सा है ये आपका भूटान है, और भूटान की ही टेरिटरी है डोकलाम, जहाँ जो इंडिया को दे रखी है उसने कि इंडिया हमारा बिग ब्रदर टाइप है, तो इसलिए डोकलाम पे जो है इंडिया ने अभी एक तरह से इंडिया उसकी रक्षा करता है। भूटान है तो भूटान का, तो ये डोकलाम है। डोकलाम पे चाइना कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को कट कर दिया जाए मेनलैंड इंडिया से। इसी पार्ट को जो बहुत ही पतला सा कॉरिडोर है जिसके थ्रू हम अपने नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, उसी को चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है उसी को, ठीक है। चलो भाई, तो
सर पेनिनसुला पार्ट के पास, अरे भाई तो जब पेनिनसुला प्लेट्यू पढ़ेंगे तो तब देखेंगे उसके पास, अभी क्यों देखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो तो फॉलोइंग द लार्जेस्ट दून, तो देहरादून हो जाएगा आंसर। दून क्या होते हैं, दून होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में ये। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये कौन सी हमारे सब वो हैं फिजिकल फीचर जो ठंडी हवाओं को रोकते हैं आने से। तो ठंडी हवाएं जो सेंट्रल एशिया से आते हैं उसको रोकते हैं सॉरी जो हिमालय। अभी पढ़ा नहीं है इसको, तो क्लाइमेट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो अभी मैं पीछे आपको बता रहा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल या फिर केटू। तो कामेत तो सर उत्तराखंड में है कामेत, ठीक है। नंदा देवी भी उत्तराखंड में, तो काराकोरम रेंज का तो उत्तराखंड से लेना देना है नहीं कोई। केटू है आपकी ऑप्शन नंबर डी, जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। अगला सवाल है, हिमालय हैव अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियो सिंक्लाइंस। तो किस भू सिंक्लाइन से हिमालय का उत्थान हुआ, एपलेशन, कैलोडोनियन, टेथीज या फिर अरावली। तो अरावलीज तो होगा नहीं, अरावली हमारे कैसे हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं। आंसर क्या होगा, टेथीज जियो सिंक्लाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिजिकल फीचर दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय और शिवालिक। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में दून्स, ठीक है। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। भाबर आगे पढ़ेंगे हम लोग, भाबर, तराई और ये सब क्या होते हैं, ठीक है। द डैश इज़ फेमस फॉर द करेवा फॉर्मेशन। SSC JEE का जो अभी 2024 यानी 5 जून को जो पेपर हुआ था और CPO में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, करेवा क्या होते हैं, लैक्स्ट्रीन या फिर ग्लेशियल डिपॉजिट होते हैं जो ज़ैफ़रॉन, जो लोकल वैरायटी ऑफ सैफ़रॉन है उसके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये हमें कश्मीर हिमालय में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 10th क्वेश्चन है, राम एक्सपीरियंसेस अ ड्रॉप इन टेम्परेचर एज शी इज़ गेटिंग हायर। अच्छा रमा है नॉट राम, वही तो दिक्कत होती है। अब देख लो इंग्लिश में यही दिक्कत होती है, इंग्लिश में जैसे कि हम आप बोलते हैं, हिंदी में तुम बोलते हैं, आप तुम, इन सब के लिए यू है। राम, अब ऐसे कैसे समझ में आ रहा है रमा है कि राम है ये है। तो राम जो भी रमा एक्सपीरियंसेस, अब जब शी और ही तो जब तक नग देखो तब तक समझ ही नहीं आता, इसीलिए तो हमारी हिंदी लैंग्वेज सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। तो रमा एक्सपीरियंसेस ड्रॉप इन टेम्परेचर एज शी इज़ गेटिंग हायर एंड हायर इन द माउंटेन्स वाइल ट्रैकिंग, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस। ये भी आपका JEE इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में ही। तो आंसर ये इसका ये है कि ऊपर जाते 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 जो एटमॉस्फियर है वो थिन होने लगता है, पतला होने लगता है, और जो एयर प्रेशर है जिसकी वजह से वो घटने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर का ड्रॉप भी हमें देखने को मिलता है। विच सब डिवीजन ऑफ हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। देख रहे हैं कि करेवा से कितना प्यार है। ये CHSL जो 1 जुलाई 2024 को यानी इसी साल जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। द हिमालयज आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड एज, आउटर मोस्ट कौन सी रेंज होती है किसकी, सर ये क्या क्या कुछ था, एक सेकेंड सर, ये आपकी मैंने फोंग पुई बताई ना, फोंग पुई की हाइट पूछा था एग्ज़ाम में। तो हाइट आई थिंक लगभग 2000 के मीटर है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आई थिंक 2100 मीटर कुछ है। एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कुछ 2100 मीटर के समथिंग है जो कि फोंग पुई है, ठीक है, फोंग पुई, जिसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं, ठीक है, मिज़ोरम की हाईएस्ट पीक। तो खैर हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज कौन सी है, तो इनर मोस्ट है ग्रेटर हिमालय, बीच में आती है लेसर हिमालय, और आउटर मोस्ट है आपकी शिवालिक, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में कौन लोकेटेड है, जैंतिया, ना जैंतिया, गारो, खासी सब तो पढ़ा ही नहीं है, ये मेघालय में है और ये हिमालय का नहीं, पेनिनसुला प्लेट्यू का हिस्सा है। आंसर पटकाई बम होगा, पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। पटकाई बम, नागा, मणिपुर और मीज़ो हिल्स, जिनको लुशा हिल्स भी बोलते हैं। लुशा हिल्स आर ऑल्सो नोन एज, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, CHSL 2 जुलाई 2024, सब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका मीज़ो हिल्स, ऑप्शन नंबर ए। CGL 2024 यानी कि आपके पिछले महीने जो पेपर हुआ है उसी में पूछा गया है ये। पूर्वांचल हिल्स डज नॉट कंप्राइज ऑफ नागा, मणिपुर, मीज़ो या फिर पीर पंजाल। तो पूर्वांचल में आती है आपकी पटकाई बम, नागा, मणिपुर, मीज़ो, पीर पंजाल नहीं आती हैं। पीर पंजाल कश्मीर में लेसर हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। सियाचिन इन हिमालयज इज़
तो ग्लेशियर है, डैम है, नेशनल पार्क है, या फिर आपका एक लेक है। तो सियाचिन क्या है? सियाचिन हमारा एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है सियाचिन। सबसे लॉन्गेस्ट नॉन पोलर कौन सा है? तो सबसे लॉन्गेस्ट नॉन पोलर आपका फिडिचेंको है, और ओवरऑल सबसे लॉन्गेस्ट है लैम्बर्ट एंटार्क्टिका में। होली माउंटेन कैलाश इज लोकेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री? तो जो कैलाश माउंटेन है, ठीक है, कैलाश पर्वत, तो ये कहाँ पे हैं? तो ये आपके तिब्बत में है, चाइना का जो हिस्सा है, ऑप्शन नंबर डी। जो कैलाश है ना, ये भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, ध्यान रखना। ये भी कैलाश जो माउंटेन रेंज है, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर लोकेटेड इन पूर्वांचल? तो पूर्वांचल में कौन सी हिल्स हैं? मीज़ो, नागा, येस दे आर। शेवरॉय पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा है शेवरॉय, क्योंकि नीचे है भैया, साउथ में है शेवरॉय जावड़ी। खासी और जयंतिया मेघालय में, पूर्वांचल के पार्ट नहीं है। अनाईमुडी, दौड़ा बेटा सब नीचे हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 19 विच माउंटेन रेंज, हिमालय नहीं होते तो अपना भारत दूसरा साइबेरिया होता। साइबेरिया इतना तो ठंडा नहीं होता, चाइना है, मंगोलिया है, साइबेरिया जितना थोड़ी ना ठंडा होता। विच माउंटेन रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द राजस्थान स्टेट? तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? सतपुरा, विंध्या तो है नहीं यार, देखो अरावली आंसर होगा, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। 20वां सवाल देखो, आइडेंटिफाई द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग? सबसे सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है? GK 3.0 कोर्स बाई किया क्या? मुझे वो परचेज क्या चीज़ क्या वो सर्कल आपने 855 में बता रहा है कि आपने एक्चुअली है क्या ना गुड्डू, वो जो टाइम पीरियड है वो 1993 से 94 का है, और वो उस टाइम पे 8-5 ईयर प्लान ही था, ठीक है। सर ग्लेशियर से रिवर निकलता है उसका पटाए, सर ग्लेशियर से रिवर निकलता है उसका पटाए। भाई ढंग से लिख दिया करो, पटाए पटाए क्या लिख रहा हो ये हैं सूरज? ग्लेशियर से रिवर निकलता है उसका पटाए, सब आज ही पटा दें? हम समझ गए तुम क्या पटाने की बात कर रहे हो, पढ़ा दें मतलब, तो सब आज ही पटा दें, बताओ जल्दी से। रिवर भी पटवा दें यहीं से ग्लेशियर के लैंडफॉर्म भी पटवा देते यहीं पे हैं, सब यहीं पटा दें, आज ही का क्लास है, इसी को वन शॉट करा देते हैं और पटवा देते हैं सभी कुछ आज हैं। आइडेंटिफाई द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय फ्रॉम द फॉलोइंग? तो कौन सी आपकी? शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज? शिवालिक, ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय। फॉलोइंग लोकेटेड इन द काराकोरम, तो काराकोरम कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में। तो काराकोरम है लद्दाख और जंस्कार है, ठीक है, ये काराकोरम, ये लद्दाख और ये जंस्कार। चलो भाई, तो ओही ओही करके सारा कुछ पटाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके। इन विच ऑफ पार्ट ऑफ द इंडियन हिमालयाज डज इट्स हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा लाई? तो कंचनजंगा कहाँ पे लाई करती है? अरुणाचल हिमालय में, कश्मीर हिमालय में? नहीं, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में आपको देखने को मिलेगी कंचनजंगा, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन? CHSL 2023, इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? अरावली नहीं है, राइन वैली नहीं है, अपलेशंस नहीं है, फिर यूराल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अरावली आपके यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, राइन वैली आपका ब्लॉक माउंटेन है। राइन वैली कहाँ है? जर्मनी में। अपलेशन ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। यूराल ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। एशिया और यूरोप के बीच में है ये, ठीक है। एशिया और यूरोप को अलग करते हैं दोनों कॉन्टिनेंट को। ये USA में है, ये इंडिया में है, ठीक है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड है अरावली। अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एक्सियल रेंज इज डैश किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो कितनी है सेंट्रल एक्सियल रेंज की लेंथ? ये है 2500 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ इनर हिमालय? इनर हिमालय का मतलब क्या हुआ? इनर हिमालय सबसे अंदर है, जो सबसे अंदर है मतलब ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय की हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट है आपकी 6000 मीटर एवरेज हाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं ख़त्म, और जितने क्वेश्चन हैं ये आपके लिए हैं होमवर्क, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन है क्या अभी? चलो तो 30 तक कर लेते हैं, ठीक है। 30 तक कर लेते हैं जल्दी से। बाकी आपके होमवर्क में है, जो कि आपको PDF मिल जाती है आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, और साथ ही साथ क्विज़ के फॉर्मेट में एप्लीकेशन के अंदर अटैच कर दिया जाता है आपका, ठीक है। चलिए, पढ़ाई पूजा पाठ करते समय गाने याद आते हैं, क्या करें? मार्गदर्शन करिए गुरुजी, सर मोटिवेट कर दीजिए थोड़ा। दीपक राजपूत, बेटा गाने मत सुनो, और क्या बोलेंगे हैं? गाने अगर आते हैं पढ़ाई के समय में तो गाने मत सुनो, नहीं आएंगे गाने। एशिया सेपरेट फ्रॉम यूरोप बाई डैश माउंटेन्स, तो कौन से हैं? यूराल माउंटेन, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव माउंटेन रेंज यंग फोल्ड माउंटेन? तो यंग फोल्ड माउंटेन अपलेशन ना, ये तो ओल्ड है, ये नया है, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ठीक है।
द अपलिफ्टेड ब्लॉक माउंटेन के क्या बोलते हैं? अपलिफ्टेड पार्ट। तो जो गिर गया वो गिरेबान, और जो खड़ा हो गया वो हॉर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऐसे याद कर लो, हॉर्स घोड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड दी लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है प्लीज़ सर जी। तो भाई क्या हेल्प कर दें आपकी? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द अर्थ क्रस्ट? तो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन, तो फोल्ड माउंटेन पूछ रहा है भैया, ये फोल्ड माउंटेन ही तो है। वोस्जेस क्या है? तो वोस्जेस हैं यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन। अब देखो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, ये वोल्केनिक है, ये वोल्केनिक माउंटेन है। एंड डू यू नो दैट दिस इज़ द वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रीली स्टैंडिंग वोल्केनो, फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन पीक माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, अफ्रीका के तंजानिया देश में पड़ता है ये, तंजानिया। और बाकी हर्ज वगैरह तो बता ही चुका हूँ, ये भी आपके क्या है, ये ब्लॉक है। वॉस्जेस ब्लॉक है, हर्ज ब्लॉक है, माउंट किलिमंजारो कैसा है, ये वोल्केनिक नेचर का है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स वर फॉर्म्ड व्हेन मॉल्टेन रॉक फ्रॉम द डीप्स ऑफ द अर्थ रोज फ्रॉम द क्रस्ट एंड पाइल्ड अपॉन इट्स ओन? तो कौन सा होगा भाई? वोल्केनिक होगा। वोल्केनिक कौन सा है? ये है आपका माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में। और आखिरी क्वेश्चन ये है, इसकी मैच करवा दो पीक्स और जाओ घर सब लोग अब। ठीक है सर, विड्थ ऑफ हिमालय ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? यस हिमांशु सिंह, इट डस चेंजेस। विड्थ जो होती है वेस्टर्न साइड में मैक्सिमम होती है और ईस्टर्न साइड में मिनिमम होती जाती है, घटती जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि विड्थ डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ हिमालयस डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस चीज़ को भी नोट्स में ऐड कर लेंगे, ये तो भी मैं वहाँ पे लिख दूंगा। तो माउंट एवरेस्ट कितना? 8848 मीटर, यानी बी हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी 884 मीटर। देन अन्नपूर्णा का 8078 मीटर बताया था मैंने। ठीक है, सी। और कामेत का कितना है? कामेत, मकालू, धौलागिरी, धौलागिरी का कितना है? 8167 मीटर, तो ए। और बच गया ये कामेत, D7756। ठीक है, तो आंसर होगा BADC, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग का आज का लेक्चर था। बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मिल जाएंगे PPT में, तो वहाँ से आप इनको अटेम्प्ट करेंगे। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिल जाएगा और बैच में अटैच हो जाएगा PDF। बैच यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैच है परमार्थ GK बैच 3.0 है, ये क्वेरी नंबर है। ठीक है, इसी में ही सब आपके हैंड रिटेड नोट्स, लेक्चर के वीडियोज़ रिकॉर्डेड, इसी में आपके क्विजेस और वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस बार क्विज़ जैसे मैंने बताया जो होगी पूरी इंडियन ज्योग्राफी की, इस तरह से नहीं होगा तो मैं लूँगा। और पूरी क्विज़ वगैरह की जो सर, थैंक यू सिमरन जी। सर आपको इतना याद कैसे रहता है? भोला कहाँ है? भोला तब से दिखा नहीं है। भोला को ठेका मिला था पहली क्लास में वो करने के लिए, भोला तब से गोला मार गया। तो ये PC बैच है, कंप्यूटर भी इसी बैच में ही इंक्लूडेड है। तो अगर आप इस बैच में हैं तो कंप्यूटर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ इंक्लूडेड। ठीक है, चलो भाई, और सब कुछ इसमें इस बैच में इंक्लूडेड है। ठीक है, और प्राइस इसका कब बढ़ जाए ये पता नहीं, ध्यान रखना, ये डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सभी को और धन्यवाद। बुक कब तक आएगा? बुक जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करिए सर। कम से कम बुक प्रिंटिंग का शॉर्ट वीडियो ही प्रोवाइड कर दीजिए, थोड़ा सुकून मिलेगा। चलो अभी डालते हैं। ठीक है आयरन मैन, अभी टेलीग्राम पे डालते हैं जल्दी से, बहुत दिक्कत हो रहा है रिविज़न करने में। भाई निशान जी, आपके हाथों में बुक होगी जल्दी। ठीक है, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं कल, अगला फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे, पेनिनसुला ऑफ प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे 9:30 पे। थैंक यू। हाँ जी अभिषेक कुमार जी, CDS के लिए भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, नो डाउट। वार्तालाप सेशन 2 दूसरा वाला रखेंगे जल्दी हम लोग। एप्लीकेशन के अंदर वार्तालाप सेशन होगा, नहीं होगा तो जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के क्वेश्चंस को एक हम लोग सॉल्व करेंगे। कहाँ पे? एप्लीकेशन के अंदर। उसका पूरा हम लोग सोल्यूशन वगैरह एक तरह से आपका मिनी क्विज तरह से होगा, मैं वो क्लास लूँगा एप्लीकेशन पे, तो वहीं पे वार्तालाप हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।